हेलो आरती। सोफिया। ओके, ठीक है ठीक है। मेरा ड्यू टू सम रीजन ये अपलोड होने में बहुत टाइम लगा रहा है। आई डोंट नो व्हाई। एक मिनट रुको बेटा, लेट मी लीव। बेटा अभी कोई ऐसा नोटिफिकेशन नहीं आया हमें, ठीक है। सोनिया। हेलो यश किरण। इज गरिमा हियर? गरिमा। ओके, चलो बेटा, लेट्स स्टार्ट विद आवर नेक्स्ट टॉपिक, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है। अभी तक चलो हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। लाइव स्ट्रीमिंग में भी क्लास स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। यू कैन ज्वाइन ओवर द यूट्यूब एज वेल, वहां पे भी ज्वाइन करा जा सकता है आपसे। और जो लाइव देख रहे हैं वो तो चलो ठीक है फिर। बेटा अभी क्लास, अभी डीसी के ऑफिस से लेटर नहीं ना आया हमें कि आप खोलो, ठीक है। आई थिंक देयर इज अ नोटिफिकेशन ऑफ द यूनियन मिनिस्ट्री अगेन। उन्होंने बोला कि 31 दिसंबर तक बंद कर दिए गए कॉलेजेस, बट आई एम नॉट श्योर हाउ मच इट इज ट्रू। बट अभी तक आपका चल रहा है तो इट्स गोइंग ग्रेट आई थिंक, ओवर द सॉफ्टवेयर। इफ यू आर फीलिंग एनी प्रॉब्लम ओवर है, यू कैन ऑलवेज टेल मी। आप बता सकते हो कि अगर आपको यहाँ पे कोई इशू आ रहा है या क्लासेस अटेंड करने में कोई इशू आ रहा है, या आप समझ नहीं पा रहे हो, तो यू कैन ऑलवेज टेल मी। ओके, चलिए लेट्स स्टार्ट। So we had done up till now we had done a general classification of basically what is cells and how the cells can constitute your, hello Ripka, how the cell constitute your they give rise to your tissues and tissue organization। ठीक है ना। एक क्वेश्चन मैंने आपको पेपर में टिश्यू पे भी पूछा था, याद है कि व्हाट इज अ टिश्यू? बेसिकली it is a group of the similar cells or it is a group of dissimilar cells having the same function or having a different function, having a specialized function। तो इस तरह से मैंने कहीं आपको पेपर में ना एक क्वेश्चन डाला था, वो इस तरह से घुमाया गया था। तो जनरली यू शुड नो कि सेल्स होमोजेनियस बॉडी उनकी होती है टिश्यू, ठीक है। टिश्यू ये जो एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन करते हैं वो आगे जाके बना देते हैं ऑर्गन, ठीक है। And then organ further forms organ systems, and organ systems further forms या individual, ओके, या ऑर्गेनिज्म। और ऑर्गेनिज्म के बाद हमने देखा था वो कम्युनिटी में डेवलप करता है, पॉपुलेशंस होती हैं उनकी। पॉपुलेशन जब ये कम्युनिटी में डेवलप करता है, पॉपुलेशन जो फर्दर गिव राइज टू योर communities, communities will further rise to your ecosystem, या ecosystem will further give rise to your बायोस्फीयर। इस तरह से हम आगे जाके इकोसिस्टम भी पढ़ेंगे, उसकी भी यही डेफिनेशन से हम स्टार्ट करेंगे। उसमें हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं इंडिविजुअल लेवल से और आगे की तरफ बढ़ते हैं।
तो ये हमने एक जनरल डेफिनेशन करके आई थी, हाउ डू वी क्लासीफाई। हमने पढ़ा कि भाई सेल्स के आधार पे भी हम क्लासीफाई कर सकते हैं। वी डिड इट इन द फॉर्म ऑफ यूकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स, ठीक है। वी डिड इन द फॉर्म ऑफ cells that are specialized to do certain functions that we call tissues। डिड किया था ना हमने, जब मैंने बोला था कि भाई प्लांट्स में देयर इज अ काइंड ऑफ टिश्यू नोन एज एपिकल मेरिस्टेम, ठीक है ना, लेटरल मेरिस्टेम, ठीक है, वैस्कुलर कैम्बियम। these all are what, these all are the examples of tissue, ठीक है ना, specialized to perform a certain kind of function। okay, या इंटरकैलरी मेरिस्टेम, बहुत बढ़िया रोहित कुमार जी। देन वी आल्सो डिड समथिंग अबाउट ऑर्गन्स आल्सो, ठीक है ना, कि ऑर्गन क्या है और ऑर्गन सिस्टम में क्या डिफरेंस है, ये आपको बताया था। ऑर्गन है, उसका एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन है, ठीक है। लाइक लिवर का क्या फंक्शन है, डिटॉक्सिफाई करना है। स्टमक का क्या फंक्शन है, डाइजेशन करना है। हार्ट का क्या फंक्शन है, पंप करना। बट इफ आई से इज इट इज एन ऑर्गन सिस्टम, इट इज ए कलेक्शन ऑफ मोर देन वन ऑर्गन, ठीक है। तो ये वो चीज है, ऑर्गन सिस्टम जब बनेगा तो आपके पास सिर्फ एक ऑर्गन नहीं आएगा, ऑर्गन सिस्टम आएगा। ऑर्गन सिस्टम में आपका कार्डियो पल्मोनरी सिस्टम आएगा। कार्डियो मींस हार्ट, पल्मोनरी मींस लंग। हार्ट एंड लंग के साथ जो सर्कुलेशन चली थी, याद है हमने पूरे का पूरा पढ़ा था कि खून कहां से आता है, इंफीरियर वेना कावा टू राइट एट्रियम, इंफीरियर एंड सुपीरियर वेना कावा टू राइट एट्रियम, राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल से टू पल्मोनरी आर्टरी से राइट और लेफ्ट लंग, फिर वहां से प्योर होकर दोबारा पल्मोनरी वीन से एंटर करता है लेफ्ट एट्रियम में, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में। उस वहां पे एक गेट होते हैं जहां पे हमने बोला था वाल्व्स होते हैं, ठीक है। एक ट्राइकस्पिड होता है, एक बाइकस्पिड होता है, एक मिट्रल वाल्व होता है, ठीक है ना, या ठीक है ना। तो वो सारा हम पढ़ के आए थे। सर्कुलेटरी पल्मोनरी कार्डियो पल्मोनरी सर्कुलेशन हमने पढ़ा था। दैट इज एन वी कॉल दैट एज सिस्टम, कार्डियो पल्मोनरी सिस्टम, ठीक है। व्हेन देयर इज मोर देन वन ऑर्गन इन्वॉल्व्ड, दे बेसिकली आर नोन एज ऑर्गन सिस्टम। इसी तरह डिड वी से डाइजेस्टिव सिस्टम, ओके। अभी हम रिसेंटली पढ़ के आए डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या आएगा, सिर्फ पाचन क्रिया नहीं आएगी, एब्जॉर्प्शन भी आएगी, इंजेशन भी आएगी, इजेशन भी आएगी, ठीक है ना। करवाया था ना सारा कुछ, हमने किया था ना हमने ये सारा कुछ, ठीक है जी। तो ये हम अभी तक पढ़ के आए हैं, लेकिन एक तरह से और भी क्लासिफिकेशन की जा सकती है। हाँ? हाँ, तो इसके बाद हमने जो करना है, क्लासिफिकेशन करनी है। अब हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं किसी काफी चीजों के आधार पे, ठीक है ना। दैट कैन बी बेस्ड अपॉन द सेल स्ट्रक्चर, दैट कैन बी बेस्ड अपॉन द मॉर्फोलॉजी, दैट कैन बी बेस्ड अपॉन द न्यूट्रिशन आल्सो। किस प्रकार का न्यूट्रिशन एक एक जानवर या एक सेल कर रहा है, उसके हिसाब से हम उसकी क्लासिफिकेशन करेंगे, ठीक है ना। ओके, तो क्लासिफिकेशन क्या जरूरत होती है, क्यों जरूरत होती है, बहुत जरूरी होती है ताकि आप क्लासिफाई कर पाओ। आगे जब हम इकोसिस्टम पढ़ेंगे या इकोलॉजी पढ़ेंगे तो आपको मैं बताऊंगा व्हाट इज एपेक्स प्रीडेटर्स, व्हाट इज फूड चेन, व्हाट इज फूड वेब, व्हाट इज बेसिकली योर कि क्या होता है की स्टोन स्पीसीज, ठीक है ना, एलियन स्पीसीज या इवेसिव स्पीसीज, इन्वेसिव स्पीसीज। तो ये जब हम चीजें पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि भाई फूड चेन में एक लोअर चेन होती है, एक उसके ऊपर चेन होती है, एक छोटा जानवर उस बड़े जानवर को, बड़ा जानवर छोटे जानवर को खाता है, इसी तरह ये चेन बनती है जिसको फूड चेन बोलते हो। एपेक्स मतलब जो ऊपर वाला हो, जो सबसे ऊपर वाला, जैसे शेर इज एपेक्स प्रीडेटर, ठीक है। एंड व्हाई इट इज नेसेसरी टू कंजर्व दीज एनिमल्स, ठीक है ना, ताकि एक स्टेबिलिटी मेंटेन रहे, ठीक है जी। एक इकोसिस्टम में इट वेयर इज अ वेरी डेलिकेट बैलेंस। और हमेशा हम क्यूट एंड लॉ भी पढ़ेंगे जब मैं आपको इकोलॉजी कराऊंगा। यहाँ पे ऑटोट्रॉप्स या प्लांट्स आते हैं, या ऑटोट्रॉप्स आते हैं जो अपना खाना खुद बुलाते हैं। फिर प्राइमरी कंज्यूमर्स आते हैं लाइक हर्बीवोर्स, जहाँ जिसको आप डियर्स बोलते हो, ठीक है ना। डियर हो गए, काव हो गए, रूमिनेंट्स हो गए जो यहाँ पे आएंगे। फिर सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया लाइक फॉक्स, ठीक है, आपको पता होगा जो इनको खाते हैं, फॉक्स हो गया, लाइक अदर और हो गया, है ना, इस प्रकार से लेपर्ड हो गया।
इसके ऊपर होता है टर्शरी कंज्यूमर्स या थर्ड डिग्री कंज्यूमर्स, या इसको हम और भी कुछ बोलते हैं, ओमनीवोर्स भी बोलते हैं, लायंस हो गए जो इन सबके ऊपर है, ठीक है ना। वाई या टाइगर हो गए, वाई वी नीड टू कंजर्व टाइगर, क्यों हमें टाइगर को कंजर्व करने की जरूरत है, बताइए। हेटेरोट्रॉप्स, नहीं नहीं, कंजर्व क्यों करते हैं भाई इंडिया में, जैसे टाइगर सेंसस भी अभी लेटेस्ट हुआ था 2019 में। फूड चेन कैसे मेंटेन करते हैं, फूड चेन बताइए। कंप्लीट फूड चेन नहीं, अगर यहाँ पे कंप्लीट छोड़ दोगे तो यहाँ पे तो खत्म हो जाएगी ना फूड चेन, फिर आगे क्या होगा। अगर नहीं भी होगा टाइगर तो कोई खास फर्क थोड़ा पड़ेगा। बहुत बढ़िया शिवम सेठी जी, शिवम सेठी जी ने बहुत अच्छा एक पॉइंट उठाया, यहाँ पे बोल रहे हैं कि देयर इज ए डेलिकेट बैलेंस, मैंने आपको बोला था, बिटवीन द नेचर, ठीक है ना। तो अगर ये बिल्कुल बाकी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो एक जो हर्बीवोर होता है या हर्बीवोर की पॉपुलेशन हमेशा ज्यादा होगी, प्लांट्स की पॉपुलेशन मोस्टली ज्यादा होती है, हर्बीवोर की उससे कम होती है, टर्शरी की उससे कम होती है, और सबसे कम किसकी होती है, नॉर्मली टाइगर की, ठीक है ना। बट अगर टाइगर नहीं होंगे, अगर दे आर द कीस्टोन स्पीसीज, इफ दे आर नॉट देयर, व्हाट विल हैपन, ये जो सारे के सारे हर्बीवोर है सारा घास खा जाएंगे, प्लांट्स को खा जाएंगे, प्लांट्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो नेचर ने ऑलरेडी डेलिकेट बैलेंस बना के रखा हुआ है, एंड इट इज अस हु आर डिस्टर्बिंग दिस चेन, ओके। तो ये यू कैन ऑलवेज यूज दीज पॉइंट्स या दीज फ्लो चार्ट्स इन द पेपर आल्सो, ठीक है ना, कि ये देखो हम खराब कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको एक ऐसे भी दिया था वहां पे कि आई थिंक समथिंग रिलेटेड टू एनिमल्स दिया था, अब मैं भूल गया हूँ, ठीक है ना, दैट ह्यूमंस आर आल्सो, पता नहीं कुछ ऐसे एनिमल्स या एनिमल्स के ऊपर क्वेश्चन दिया था आपको। तो यू कैन, एक दो बच्चे ने ट्राई भी किया इसको, तो यू कैन ऑलवेज से कि भाई टाइगर को हम इसलिए कंजर्व करते हैं, एनिमल एक्सप्लॉयटेशन, हाँ हाँ हाँ, एनिमल एक्सप्लॉयटेशन इज द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द नेचर इटसेल्फ, कुछ ऐसे करके था, है ना। तो यू कैन यूज दिस एनोलॉजी आल्सो, ठीक है, कि भाई टॉप एपेक्स प्रेडेटर्स जो होते हैं उनकी कंजर्वेशन इसलिए जरूरी है, हमारी सरकार इतना ध्यान इसलिए देती है, बिकॉज they they form a very delicate balance in our nature, they form अब देखो ना, एक वर्ड पकड़ लेते हो और उसी को घिस घिस के पता नहीं कितनी बार यूज करते हो, इट बिकम्स बोरिंग, ओके। यू कैन यूज इकोलॉजी, इकोलॉजिकल बैलेंस, ठीक है ना, इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी, ठीक है ना। एनिमल एनिमल क्यों लिखी जा रहे हो, ठीक है, यू कैन ऑलवेज से इंडिविजुअल एनिमल बींग्स, एक बार ये यूज कर लिया, इंडिविजुअल एनिमल्स प्ले ए वेरी कीस्टोन स्पीसीज, ठीक है ना, कीस्टोन स्पीसीज, ठीक है ना। कुछ इस तरह से याद करो, कुछ इस तरह से लिखो, ताकि आपका रेपिटेशन नहीं, अब एनिमल्स वहां पे लिखना होगा, लेकिन किस संदर्भ में लिख रहे हो और कितनी रेपिटेशंस कर रहे हो, ये बहुत मायने रखता है आपके पेपर में। यहाँ पे एनिमल लिख दिया पर आपने एनिमल ही चिपा हुआ है, सारे ऐसे में आपने एनिमल 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 डाला हुआ है। यू कैन ऑल्सो लाइट एज फ्लोरा एंड फौना, फौना भी तो लिख सकते, फौनल डाइवर्सिटी भी लिख सकते थे, बायोडाइवर्सिटी भी लिख सकते थे, इकोसिस्टम डाइवर्सिटी भी लिख सकते थे, ठीक है, इकोसिस्टम इनहेबिटेंट्स भी लिख सकते थे, इकोसिस्टम बैलेंस भी लिख सकते थे। इस तरह से वोकैबुलरी डेवलप करो अपनी थोड़ी सी, ठीक है। मूविंग ऑन, नाउ वी आर मूविंग टू बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो है हमारे अरिस्टोटल जी ने, जो ग्रीक फिलोसोफर थे, उन्होंने बताई थी। ये करना क्यों जरूरी है मैंने अभी आपको बताया, बिकॉज कंजर्वेशन के लिए और इस नेचर में बैलेंस बनाने के लिए यू नीड टू क्लासिफाई द एनिमल्स, क्योंकि आप जब इकोसिस्टम में, आप ये यहाँ पे देखो, हर एक चीज रेगुलेटेड है, ठीक है, हर एक चीज रेगुलेटेड है, डेलिकेट बैलेंस है, ठीक है जी, या रिपका। तो इसलिए क्लासिफिकेशन करना जरूरी है, क्लासिफिकेशन डेलिकेट बैलेंस बनाने के लिए जरूरी है नेचर और इकोसिस्टम में। क्लासिफिकेशन इज आल्सो नेसेसरी टू एड एंड कंजर्वेशन एफर्ट्स। अगर आपको पता ही नहीं है कि इस प्रजाति विलुप्त हो रही है या इसके प्रजाति के जीव हमारे पास है या नहीं है,
तो यू विल नॉट बी एबल टू कंजर्व दैट थिंग। ठीक है, हमने जूस बनाए हैं, हमने प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क बनाया जिसके ऊपर मैंने क्वेश्चंस भी डाला था, और प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क बनाया, ये सारा कुछ बनाया है। ये क्यों बनाया? बिकॉज हमारे पास डाटा था कि इसकी इस जीव जंतु की जो है वो संख्या कम हो रही है या बढ़ रही है या क्या हो रहा है, ठीक है ना। तो उसके बारे में अगर आपको तभी होगा जब आप क्लासिफिकेशन करोगे किस प्रकार का एनिमल है, किस जाति को बिलोंग करता है, किस पॉपुलेशन को बिलोंग करता है, कौन सा स्पीसीज है ये, तो ये तभी कर पाओगे इफ यू डू नो व्हाट इज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है जी, दैट इज व्हाई इट इज नेसेसरी। तो सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन के अटेम्प्ट किया था दैट वाज डन बाय एरिस्टोटल। उसने जैसे प्लांट्स को क्लासिफाई किया, ट्रीज या श्रब्स या हर्ब्स, छोटे हैं जब बड़े हैं तो ट्रीज हैं, छोटे हैं तो श्रब्स एंड हर्ब्स हैं, ठीक है ना। इस तरह से क्लासिफाई करने की कोशिश की। एनिमल को उसने दो प्रकार से क्लासिफाई किया, जिनका लाल खून था, जिनका लाल खून नहीं था, ठीक है ना। तो दोज विद रेड ब्लड वर दीज, दोज विद नो रेड ब्लड वर दीज, ठीक है ना। उसको आगे क्लासिफाई की गया हार्ड बॉडीड, सॉफ्ट बॉडीड। हार्ड बॉडीड कौन थे? जैसे कॉकरोच हो गया आपका, ठीक है। सॉफ्ट बॉडी कौन थे? जैसे शेल या बिना शेल के थे, जो शेलफिश और जेलीफिश को क्लासिफाई इसने इस प्रकार से किया। ऑक्टोपस लगा लो जो बिना शेल के होता है, ठीक है। तो दिस वाज द फर्स्ट पर्सन टू अटेम्प्ट अ क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स, ओके, सॉरी बायोडाइवर्सिटी। देन देयर वाज अ कार्लस लिनियस। इस बंदे का नाम आपने सुना होगा, ब्लड ग्रुप के साथ में रिलेटेड है। याद है जब मैंने आपको ब्लड ग्रुप करवाए थे तब मैंने आपको करवाया था कार्ल्स लीनियस का, तो दैट इज द सेम पर्सन। ही आल्सो गिव द क्लासिफिकेशन। इसने क्लासिफिकेशन का, देयर आर ओनली टू किंगडम्स, बहुत बड़े बड़े किंगडम है। एक का नाम है प्लांटी, एक का नाम है एनिमिलिया। प्लांट में पता आपको प्लांट्स आ जाएंगे सारे, एनिमिलिया में पता आपको सारे एनिमल आ जाएंगे, ठीक है ना। जो बेसिकली इसने कैसे क्लासिफाई किया प्लांट्स को और एनिमल्स को? ऑन द बेसिस ऑफ देयर मॉर्फोलॉजी, ऑन द बेसिस ऑफ देयर मूवमेंट्स। मॉर्फोलॉजी मतलब यहाँ पे सेल वॉल होती है, आपको पता है हर ऑलमोस्ट मेजोरिटी ऑफ द प्लांट्स हैव सेल वॉल, इसमें सेल वॉल नहीं होती है। ये मूवमेंट कर सकते हैं, दे ये मूवमेंट नहीं कर सकते हैं, सॉरी, दे आर नॉन मोबाइल, दे आर मोबाइल, ठीक है ना। तो दे डिड दीज काइंड ऑफ क्लासिफिकेशन, ओके। नाउ वी मूव ऑन टू अनदर द मोर एडवांस्ड वे ऑफ क्लासिफिकेशन। पहले इसके ड्रॉबैक्स कर लेते हैं टू सिस्टम क्लासिफिकेशन के। पहली बात, जब टू सिस्टम क्लासिफिकेशन होती है तो ये सीधा कहता है कि प्लांट्स या एनिमल्स, पर ये नहीं बताता कि भाई प्लांट्स कहां से आए। सीधा तो सीधा प्रजाति सीधी इवॉल्व तो हुई नहीं, सीधा आपके पास दरख्त तो आए नहीं थे, ठीक है ना। तो ये इसका मेजर ड्रॉबैक था कि इसने प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स को क्लासिफाई नहीं किया। ये भी तो प्लांट्स है क्या? ये भी प्लांट्स हैं? नहीं, ठीक है ना, ये प्लांट्स नहीं है, ये अलग से किंगडम होना चाहिए था। तो सारे का सारा फंजाई हो गया, प्रोटिस्टा हो गए, जिसको आप प्रोकैरियोट्स सॉरी यूकैरियोट्स बोलते हो, फिर प्रोकैरियोट्स बोलते हो। ये सारे को डिफरेंशिएट नहीं किया इसने, सबको सबको इकट्ठा क्लब करके कहाँ डाल दिया, फंजाई को भी कहाँ डाल दिया इकट्ठा करके एक ही ग्रुप में, प्लांटी ग्रुप में। तो फिर ये एक इसका मेजर जो ड्रॉबैक था प्लांट्स को, ये प्लांट्स नहीं है। दूसरी बात, इट इंक्लूडेड यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स इन द सेम ग्रुप। यानी कि आपका प्लांट ग्रुप में ही और एनिमल ग्रुप में दोनों मल्टी सेलुलर भी थे और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी थे, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक था इस जो क्लासिफिकेशन का। तीसरी बात, इट डिड नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन हेट्रोट्रोपिक फंगाई एंड ऑटोट्रोपिक ग्रीन प्लांट्स। अब मोड ऑफ, ये हेट्रोट्रोपिक और ऑटोट्रोपिक का क्या मतलब होता है? ऑटो मतलब सेम, ट्रॉपिक मतलब जो अपना खाना खुद बनाते हैं। ऑटो मतलब खुद से, सेल्फ, ट्रॉपिक मतलब खाना, जो अपना खाना खुद से बनाते हैं, वी कॉल देम एज ऑटोट्रॉफ्स। लाइक ऑल मेजॉरिटी ऑफ द प्लांट्स दे कुक देयर ओन फूड, ठीक है जी। तो दे आर नोन एज ऑटोट्रॉफ्स। व्हाट आर हेट्रोट्रॉफ्स? लाइक वी, हम हम किस पे डिपेंडेंट है? ऑटोट्रॉफ्स के खाना खाने के ऊपर, ठीक है ना। वी आर आल्सो हर्बीवोर्स, हर्बीवोर्स जो होते हैं, सॉरी, वो भी एक तरह से क्या है, हेट्रोट्रॉफ्स हैं। तो इसके लिए उन्होंने ये बोला कि भाई इन्होंने मोड ऑफ न्यूट्रिशन
जो है उसके ऊपर उसके आधार पे क्लासिफाई नहीं किया। प्लांट्स ये भी होते हैं जो हेटरोट्रॉप्स होते हैं, लाइक आपने वो पिक्चर प्लांट के बारे में सुना होगा। एनीवन हर्ड अबाउट पिक्चर प्लांट या वीनस फ्लाई ट्रैप? सुना होगा ना। हाँ, वो ऐसे करके उसका मुंह खुला होता है, ठीक है ना। तो जैसे उसके अंदर आके एक इंसेक्ट बैठता है, उसका मुंह बंद हो जाता है। जब वो मुंह बंद हो जाता है वो उसको गला लेता है। अब ये तो प्लांट्स की ऑपोजिट डेफिनेशन होगी। प्लांट्स का उन्होंने जो डेफिनेशन दिया था अकॉर्डिंग टू कार्लस लिनियस, दैट इज बेसिकली दे आर ऑटोट्रॉफ्स, जो अपना खाना खुद बनाते हैं। पर कुछ प्लांट इस तरह से भी हैं जो कि हेट्रोट्रॉफिक इन ऑर्गेनाइजेशन है। हेट्रोट्रॉफ मतलब उनका खाना, वो खुद अपना खाना नहीं बनाते, वो दूसरों पे डिपेंडेंट है खाना बनाने के लिए, ठीक है। तो दीज आर द बेसिक थिंग्स टू डिफरेंशिएट। ये तीन इसकी मेजर खामियां थी, ठीक है। एक तो इसने प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के बीच में कोई डिफरेंस, कोई अंतर नहीं दिया। फिर यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स को इकट्ठा डाल दिया। और तीसरा, मोड ऑफ न्यूट्रिशन को इसने क्लासिफाई नहीं किया था। इन खामियों को देखते हुए एक और साइंटिस्ट आया, बायोलॉजिस्ट आया, बोटेनिस्ट आया, उसने एक 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की 1969 में। उस बंदे का नाम था आर.एच. विटेकर, ठीक है जी। अब ये जो आर.एच. विटेकर है, ये इसको 5 हिस्सों में डिवाइड कर रहा है, 5 किंगडम्स में। जैसे ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म किससे बनता है? ऑर्गन सिस्टम से। ऑर्गन सिस्टम किससे बनता है? ऑर्गन से। ऑर्गन किससे बनता है? टिश्यू से। टिश्यू किससे बनता है? सेल से, ठीक है ना। ये समझ आ रहे हैं? अब हम किसकी क्लासिफिकेशन करने जा रहे हैं? एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की। हमने कहा कि भाई ऑर्गेनिज्म जो है वो मात्र 5 प्रकार के हो सकते हैं, 5 फैमिलीज को बिलोंग करते हो सकते हैं। उन्होंने हमने फैमिली का क्या नाम रखा? किंगडम। बहुत बहुत बड़े किंगडम रखे, उसका हम छोटे से प्राणी हैं, ठीक है जी। हमने उनको नाम दिया मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया, ठीक है। ये 5 किंगडम हमने क्लासिफाई किए। इसका मेजर जो एडवांटेज ओवर टू सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ कार्ल्स लीनियस ये था कि बेटा ये एवोल्यूशन दिखाता था। कार्लस लिनस ने कहा कि 2 ग्रुप हो सकते हैं, प्लांटी एंड किंगडम एनिमिलिया। उसने कभी ये नहीं बनाया क्या प्लांट सीधे हमारे पास ऑलरेडी बने पड़े थे। जब दुनिया स्टार्ट हुई क्या प्लांट ऑलरेडी वहां पे थे? नहीं थे। सबसे पहले छोटी प्रजातियां आएंगे, सबसे पहले आएंगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट से फिर यूकैरियोट आएगा, यूकैरियोट से फिर सेल्स बनेंगे, सेल से फिर वो ऑर्गन बनेगा, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, कंप्लेक्स ऑर्गेनेशन ऑर्गेनिज्म फॉर्मेशन होंगे। तो प्लांट एकदम से अपीयर नहीं हो जाएंगे। तो इसने सबसे पहले बताया विटेकर ने कि भाई एवोल्यूशनरी जो इसका मॉडल था वो एवोल्यूशन के आधार पे था। इसने बताया कि सबसे पहले मोनेरा किंगडम होगा, ठीक है ना। अभी भी है, इसका ये मतलब नहीं कि फॉर्मूला खत्म हो जाता है। क्लासिफिकेशन करने का तरीका जो इसने क्लासिफिकेशन करवाई, उसमें जो मेजर खास बात थी, उसने क्या क्या आधार रख के चला? सेल का स्ट्रक्चर, थैलस हम बात करेंगे क्या होता है, थैलस ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब आइदर इट इज हाइड्रोट्रोफिक, सेप्रोफिटिक और हेट्रोट्रोफिक। क्या फर्क है तीनों में? देयर इज अ डिफरेंस, बताइए। वॉइस कट रही बेटा? एनीवन? गुड। देखो, तीन मैंने मोड ऑफ न्यूट्रिशन, अकॉर्डिंग टू द मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है, 3 प्रकार के न्यूट्रिशन हो सकते हैं हमारे पास। ऑटोट्रॉफिक, ठीक है, हेट्रोट्रॉफिक, हेट्रो सॉरी, हाँ ठीक है, ऑटोट्रॉफिक, हेट्रोट्रॉफिक, और तीसरा क्या आ जाता है? सेप्रोफिटिक और डेट्रीवोर, डेट्रेटस, डेट्रीवोर, या ऑटोट्रॉफ, ऑटो मतलब खुद, ट्रॉफिक मतलब खाना। तो जो फोटोसिंथेसिस करेंगे सारे के सारे वो प्लांट्स कौन से होंगे? ऑटोट्रॉफिक प्लांट्स होंगे, फोटोसिंथेसिस। हेट्रोट्रॉफिक कौन से होते हैं? दैट आर डिपेंडेंट अपॉन ऑटोट्रॉफ्स फॉर देयर न्यूट्रिशन, ठीक है।
एंड डेट्रीवोर क्या होते हैं या सैप्रोफाइट्स क्या होते हैं, जो इन दोनों पे डिपेंडेंट होते हैं फॉर देयर फूड। जब ये मर जाते हैं, जब प्लांट्स मर जाते हैं, जब पत्ते लीव्स मर जाते हैं, डेड मैटर होता है, हेटरोट्रॉफ्स, लॉयन मर जाता है या डियर मर जाता है हेटरोट्रॉफ्स में, तो इन दोनों को डेड एंड डिके करके खत्म करते हैं। जो चैनल है वो सर्कल में जो लाते हैं, मिनरल्स लाते हैं, दोबारा सर्कल में लाते हैं, साइकिल में लाते हैं, अर्थ साइकिल में लाते हैं, उनका नाम है डेट्रीवोर। इसकी कोई एग्जांपल बताइए सैप्रोफाइट्स की। एक अभी आपने बताई है फंगस या मशरूम। मशरूम आर क्लासिकल एग्जांपल्स ऑफ योर सैप्रोफाइट्स। ठीक है, और क्या हो सकता है? अर्थवॉर्म, सबको पता है, जिसकी वर्मी को कंपोस्टिंग की जाती है। और क्या एग्जांपल हो सकता है? यस, ईगल इज एन आल्सो ए डेट्रीवोर या सैप्रोट्रॉफ। बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं आपके पास जो सैप्रोफिटिक होते हैं या डेट्रीवोर होते हैं। फंगस हो गया, दे बेसिकली आर सैप्रोफाइट्स। डन। वल्चर या ईगल, वन एंड द सेम थिंग है ना। तो ये चीज होते हैं, सैप्रोफाइट्स होते हैं। ठीक है, तो ये तीन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन होता है। ये भी इसने बताया कि ये भी होता है और डिफरेंट डिफरेंट होता है। ठीक है ना। रिप्रोडक्शन के आधार पे भी इसने डिफरेंशिएशन बताई। फाइलोजेनेटिक करैक्टर क्या होता है, उनका जेनेटिक करैक्टर कितना मिलता है अपनी कॉमन एंसेस्टर से, तो वो किस उसके आधार पे दे कैन से कि ये बिलोंग टू सर्टेन काइंड ऑफ किंगडम। ठीक है, जैसे कि हमारा फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप होता है मंकी से। यू नो, our genetically constitutional makeup is basically of monkeys। ठीक है ना। तो हमने ये प्रूव भी किया, होमो सेपियंस सेपियंस हमारा जो एक्चुअल नेम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में, तो होमो हैबिलिस भी आया है, होमो ऑस्ट्रालोपिथिकस भी आया है, होमो रामापिथिकस भी आया है, बहुत सारे आए हैं, होमो इरेक्टस भी आया है। ये सारे के सारे क्या थे? ये सारे के सारे हमारे एक ही फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप में थे। फाइलोजेनेटिक का मतलब कॉमन एंसेस्टर होता है जिसका। ठीक है ना। तो कॉमन एंसेस्ट्री के आधार पे भी इसने क्लासिफिकेशन की। ठीक है ना। चले, ओके। एक ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी स्लाइड स्क्रीनशॉट लगे के रख लेना। तो इसने क्या क्या करैक्टर बताए हैं, जैसे ये बताया सेल टाइप, सेल वॉल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इनके आधार पे इसने मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी और एनिमल को क्लासिफाई किया। पहले तो व्हाट आर द सेल टाइप? प्रोकैरियोट्स हो सकते हैं, यूकैरियोट्स हो सकते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं ये अब मैं नहीं कराऊंगा। फर्स्ट लेक्चर में सबसे पहला जो मैंने आपको लेक्चर लिया था सेल सेल बायोलॉजी पे, उसमें हमने क्लासिफिकेशन ऑलरेडी करके आ चुके हुए। डन। ठीक है जी, एवरीवन गुड विथ? तो व्हाट इज ए मोनेरा? मोनेरा किंगडम में आएगा। यस, मोनेरा में क्या आएगा? मोनेरा में आपका आ गया सिर्फ एक्सक्लूसिवली इसने क्या किया है, पूरे का पूरा एक किंगडम जो विटेकर ने है वो किसको दिया? मोनेरा, मतलब एक किंगडम प्रो किसको दिया? प्रोकैरियोट्स को। डन। तो प्रोकैरियोट्स में पूरे का पूरा एक प्रोकैरियोट्स में पूरे का पूरा एक किंगडम आ जाता है, उसका नाम हमने रख दिया मोनेरा। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं मोनेरा और प्रोस्टिस्टा क्या है, बेसिकली यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। डन। यहां पे अगर मैं बात करूं तो ऑल द प्रोकैरियोट्स दे कम अंडर दिस, ऑल द यूकैरियोट्स कम अंडर दिस। फंजाई वखर आता है, प्लांटी वखर आता है, एनिमिलिया वखर आता है। ठीक है जी। लेकिन मोनरा और प्रोटिस्टा दोनों आपको बता दिया प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक, बाकी सारे तो यूकैरियोटिक ही हैं। ठीक है, डन। वो अभी हम बात करेंगे, अभी करते हैं बेटा, बिल्कुल सारे जब भी करते हैं। ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं। फिर हमने क्लासिफाई किया सेल वॉल किन किन की होती है। तो आपको पता है सेल वॉल इसमें तो होती है यूकैरियोटिक में। ठीक है ना, प्लांट में भी होती है, फंगाई में भी होती है, इसमें भी होती है। लेकिन फर्क क्या है? सिर्फ एब्सेंट किस में होती है? एनिमिलिया में एब्सेंट होती है। ये पता है ना, सेल वॉल हमारे में नहीं होती। जब मैंने एनिमल सेल का करेक्टर कराए थे तब मैंने आपको करवाया था। अब मेरे को बात देखो, सब में किसी में भी एक तरह की सेल वॉल नहीं है। जैसे कि फंगाई में चिटिन होता है, पॉलीसैकेराइड्स की बनी होती है।
अब ये पॉलीसेकेराइड्स क्या होता है, आई विल नॉट टेल यू, ये आपको पता है क्योंकि हम न्यूट्रिशन करके आए हैं। उसी प्रकार सेलुलोज जो होता है वो किसकी बनाता है, सेल वॉल, प्लांट्स की। प्लांट्स में सेल वॉल किससे बनी होती है, सेलुलोज से। ये क्वेश्चन पूछा गया है। फंगाई में चिटिन और पॉलीसेकेराइड से, ठीक है, और मोनेरा में भी पॉलीसेकेराइड और अमाइनो एसिड से इसकी सेल वॉल बनती है। डन, ओके। अब हम बात करते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है कि न्यूक्लियर की भी अपनी मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस की भी अपनी मेम्ब्रेन होती है कि नहीं होती है। आपको पता है मोनेरा क्योंकि सबसे छोटा ग्रुप है, सबसे पहले वाला ग्रुप है, प्रोकैरियोटिक ग्रुप है, उसका एक मेजर फीचर यही होता है, उसमें क्या एब्सेंट होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। डन, एवरीबॉडी गॉट दिस, ठीक है जी, डन। चलो, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, इस बाकी सब में प्रेजेंट होती है, ये तो पता ही है, ठीक है ना, क्योंकि ये सारे यूकैरियोट है। यूकैरियोट का एक डेफाइनिंग फीचर हमने पढ़ा था, वहां पे न्यूक्लियर वेल डिफाइंड होता है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियोलस होता है, वो भी वेल डिफाइंड होता है। ये हम सारा कुछ करके आए हैं फर्स्ट क्लास में, ठीक है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या अगर हम बात करें, अब देखो ध्यान से, मोनेरा इट इज ओनली सेलुलर, प्रोटिस्टा जो कि यूकैरियोट्स होते हैं वो भी सेलुलर ही ऑर्गेनाइजेशन होती है। लेकिन जब से फंगाई की तरफ चलते हैं तो एक टिश्यू शुरू होना शुरू हो जाता है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। फिर अगर हम प्लांटी में जाते हैं उसमें टिश्यू भी आता है, ऑर्गन भी आता है, और अगर हम एनिमल्स में जाते हैं तो ऑर्गन सिस्टम भी आता है। डन, एवरीबॉडी, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन समझ लगी। तो कैसे एक सेलुलर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मल्टी सेलुलर बनता है, मल्टी सेलुलर से लूज कनेक्टिव टिश्यू बनता है या टिश्यू बनता है, टिश्यू से वो टिश्यू ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से वो ऑर्गन सिस्टम बनता है, ठीक है ना। तो इसी प्रकार ये देखो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इस प्रकार चल रही है। तो आपको लग रहा है ना कि सबसे पहले सेल आया होगा, सेल कौन सा होगा, प्रोकैरियोटिक होगा, उसके बाद यूकैरियोटिक सेल आया, यूकैरियोटिक सेल के बाद टिश्यू बनना शुरू हुए, टिश्यू जब बने उसके बाद ऑर्गन सिस्टम बनना शुरू हुए, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनना शुरू हुए। एवरीबॉडी गॉट दिस, समझ लग रहा है बेटा? गुड, ठीक है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन से भी इसको क्लासिफाई किया जाता है। ये तो मोस्टली क्या होता है, मोनेरा क्या होते हैं, ये तीनों प्रकार के होते हैं, ऑटोट्रॉफ भी होते हैं, हेटरोट्रॉफ भी होते हैं, और सेप्रोट्रॉफ्स भी होते हैं। कई लोग जो होते हैं वो सेप्रोफिटिक भी होते हैं, ठीक है ना, कई मोनेरा किंगडम में, ठीक है जी। ऑटोट्रॉफ्स क्या करते हैं, फोटोसिंथेटिक भी हो सकते हैं, कीमोसिंथेटिक भी हो सकते हैं, हमेशा याद रखो, जरूरी नहीं है। लेट मी टेल यू यहाँ पे, अभी ऑटोट्रॉफ्स हैं ये दो प्रकार के हो सकते हैं, ठीक है। बेटा आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए जरा जरूरी है, ठीक है। क्वेश्चन तो कहीं से भी बन सकता है, क्रोनोलॉजी पे कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हो कि पहले क्या आया बाद में क्या आया, वो तो अंडरस्टैंडिंग है ना बेटा, ठीक है। ये इसका मेजर मेजर पॉइंट है। ऑटोट्रॉफिक जो ऑर्गेनाइजेशन होती है इसमें मैंने बोला जो अपना खाना खुद बनाते हैं। अब खाना जो खुद बनाने का काम है वो दो प्रकार से हो सकता है, या तो आप सनलाइट से खाना बना रहे हो, क्लोरोफिल से फोटोसिंथेसिस करके, ठीक है, डन। लेकिन कई चीज होते हैं जिसको आप बोलते हो कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, कीमोसिंथेटिक या कीमोसिंथेसिस। ये क्या होता है, फोटोसिंथेसिस से थोड़ा हटके होता है। ये क्या करता है, जैसे कि आपने देखा होगा कि नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो होते हैं, ठीक है, कई बार आपने देखा होगा राइजोबियम क्रॉप होती है या जो मिक्स्ड क्रॉपिंग करते हैं, वो क्या करते हैं, जो लेग्यूम्स होते हैं, ठीक है ना, कि अगर आपको फर्टिलाइजर नहीं डालना है मत डालो, आप क्या करना है, आपने एक्स्ट्रा अपना फर्टिलाइजर का खर्चा बचाना है तो आप मिक्स्ड क्रॉपिंग करते हो। तो मिक्स्ड क्रॉपिंग में क्या करते हो, एक लाइन आपने लगा दी, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, पौधे की जो मतलब वीट की एक एक लाइन लगा दी, उसके साथ में ही एक लाइन लगा देते हो, आ, ये काओपी नहीं होता, चिकपी जिसको बोलते हैं, नॉट राइस, चिट्टे चने, ठीक है ना,
क्योंकि वो बहुत ज्यादा लेग्यूमिनस होते हैं, दे गिव यू नाइट्रोजन, ठीक है ना। तो ये इस तरह से पूरा किया जाता है। तो उनको नाइट्रोजन, क्योंकि उनमें अंदर क्या होता है, नाइट्रोजन कैसे वो फिक्स करते हैं, ऑलरेडी एटमॉस्फेयर में आपको पता है कितने परसेंट आपके नाइट्रोजन है, 79%। अर्थ में बिल्कुल कम है, -0.01% इज नाइट्रोजन दैट इज अवेलेबल टू द प्लांट, ठीक है। तो क्या करते हैं, कुछ बैक्टीरिया इनकी जड़ों में रहते हैं, जैसे कि ये जो चिट्टे चने होते हैं ना, जहां से चिट्टे चने मिलते हैं आपको, उसके पौधे के रूट्स में होते हैं, उनको अपन लेग्यूमिनस प्लांट्स भी बोलते हैं। वो क्या करते हैं, इनको बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। बहुत साइकिल होता है पूरे का पूरा, हम साइकिल पे नहीं जाएंगे। पर ये क्या करते हैं, ये यहां से अब्सॉर्ब करते हैं नाइट्रोजन को एयर से, और उसको फिक्स करके नाइट्रोजन को कहाँ लेके आते हैं, रूट्स के पास। अब नाइट्रोजन क्यों चाहिए आपको, why a plant will require nitrogen? Yes, in the form of ammonia, बिल्कुल सही बात सारा। लेकिन नाइट्रोजन क्यों चाहिए आपको, बताइए। ग्रोथ के लिए। ग्रोथ कहां से होती है, बिल्कुल सही बोला आपने उत्तराखंड जी। कौन से फूड प्रोडक्ट खाने से ग्रोथ होती है? जल्दी जल्दी बताओ यार, ऐसे इतना बड़ा तो क्वेश्चन भी नहीं है। नाइट्रोजन क्यों खाते हो आप? ये क्या है, प्यूरिस्ट? अरे भाई, नाइट्रोजन क्यों खाते हो भाई? नाइट्रोजन प्रोटीन का मेजर कंस्टिट्यूएंट होता है। किस प्रकार से मेजर प्रोटीन का कंस्टिट्यूएंट होता है? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट किससे होती है, प्रोटीन से नहीं होती। प्रोटीन किनसे बनता है, अमाइनो एसिड से नहीं बनता। अमाइनो एसिड में जब हमने एक स्ट्रक्चर किया होगा, रिवाइज किया करो, वहां पे मैंने एक तरफ NH2 लिखा था, एक तरफ COOH लिखा था, बीच में रिपीटिंग यूनिट्स लिखे थे, CRR, लगाया नहीं था ऐसे करके, कुछ बनाया नहीं था हमने। तो मैंने बोला नहीं था N क्या है भाई, ये अमाइन है ना। तो सारे का सारा आपका न्यूक्लिक एसिड, सारे का सारा आपका एसेंशियली ग्रोथ में प्रोटीन जिसका जिसका रोल होता है, अमाइनो एसिड्स होते हैं। नो, जो एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं वो सारा कहां से आप नाइट्रोजन लेते हो, वहां से नाइट्रोजन लेते हो। डन, एवरीवन गॉट इट। तो इस प्रकार हमें पता चलता है, लेट मी क्लियर दिस आउट फॉर यू। इसलिए हमें नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया भी चाहिए होता है। तो ये जो है मोनेरा है, ये तीनों फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन कर सकता है। इट कैन बी ऑटोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफिक में भी फोटोसिंथेटिक और कीमोसिंथेटिक। कीमोसिंथेटिक का समझ लग गया, जो कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड से अपनी एनर्जी लेता है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड कौन से हो गया, नाइट्रोजन हो गया, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अर्थ में यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ NH3, अमोनिया बनाता है उनका, ठीक है। अब अमोनिया एक प्लांट लेगा, और प्लांट से जब हम खाएंगे, ठीक है, तो हमारे अंदर अमोनिया आएगा। अमोनिया जितना हमारी बॉडी को चाहिए होगा ऑब्जॉर्ब करके बाद में फेंक दिया जाएगा बाहर। किस फॉर्म में बाहर फेंका जाता है बताइए? किया था ना हमने, एक्सक्रीटरी सिस्टम में। क्या एक्सक्रीशन करते थे, मतलब कौन से किस किस फॉर्म में करते थे, बताइए। अरे नहीं नहीं, नहीं नहीं यार, क्या बात कर रहे हो, NH3 की एक्सक्रीशन है यार, अमोनिया की। तो हमने, यस बिल्कुल सही सारा, तो हमने पढ़ा तीन प्रकार के एनिमल, अमोनोटेलिक, यूरियोटेलिक एंड यूरिकोटेलिक, पढ़ा था ना। अमोनोटेलिक, वो ड्रास पे ही है। अमोनोटेलिक, यूरिकोटेलिक एंड यूरियोटेलिक, है ना, पढ़ा था ना हमने। अब याद आया है ना। चलिए अच्छा, तो समझ लगा, आर यू कनेक्टिंग दीज पॉइंट्स नाउ, वेस्ट प्रोडक्ट्स। डन। अगर मैं बोलूं कि इसको अब्सॉर्ब करने का काम या कन्वर्ट कम करने का काम किसका है, बताइए। आपने प्रोटीन खाते हो, सबसे पहले प्रोटीन कहां जाता है आपका, सीधा किडनीज में।
बताइए कहाँ जाता है प्रोटीन? पेट से अब्जॉर्ब होके कहाँ जाता है? पेट से अब्जॉर्ब होता है, बताओ, कि छोटी आंतड़ियों से होता है अब्जॉर्ब? कहां से अब्जॉर्ब होता है प्रोटीन? अरे भाई आंतड़ी में होगा, इतना क्या सोचने की बात है। स्मॉल इंटेस्टाइन इज द ओनली, मैंने बताया भी था कि स्मॉल इंटेस्टाइन इज द ओनली ऑर्गन ऑफ द बॉडी इन विच द एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस। ठीक है, फूड की अब्जॉर्प्शन वहीं से होती है। लार्ज इंटेस्टाइन में रहंद खून जो होती है आपकी बॉडी की, वो अब्जॉर्ब होती है। लेकिन आपका मेन जो अब्जॉर्प्शन ऑर्गन है वो है स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन से अब्जॉर्ब होकर सबसे पहले जाता है लिवर में। लिवर में वो डिटॉक्सिफाई होता है, कन्वर्ट करता है, छोटे हिस्सों में कन्वर्ट होता है, यानी कि वो अमाइनो एसिड को अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट किया जाता है और अमाइनो एसिड्स को अपने पास रखा जाता है। जो टूटे हुए प्रोडक्ट्स होते हैं या जैसे जिनका यूज नहीं होता, उसको ये लिवर से कहाँ भेजा जाता है? अब किडनी में। ठीक है, अब किडनी से एलिमिनेट होके ये दोबारा खून कहाँ जाएगा? सारे का सारा हार्ट में। हार्ट से फिर कहाँ जाएगा? लंग्स में। लंग्स से क्या एलिमिनेट होगा? CO2 और LO2। ठीक है ना, CO2 और NO2O2। ठीक है ना, ये अब्सॉर्ब होगा और एक्सचेंज होगा और उसके बाद प्योर ब्लड फिर सारा घूमेगा। इतना समय लग रहा भाई? ये साला खिला समय लग रहा है? या गुड गुड गुड। तो यू कैन नाउ रिलेट व्हाट इज पल्मो सर्कुलरी, पल्मो कार्डियो पल्मोनरी सिस्टम, है ना? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं फिर। आगे चलते हैं। सेकंड देखो, प्रोटिस्टा में क्या है? प्रोटिस्टा में देयर इज ओनली टू टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। प्रोटिस्टा में खास करके ऑटोट्रॉफिक हो सकता है, दैट इज मोस्टली फोटोसिंथेटिक, या हेट्रोट्रॉपिक हो सकता है। ठीक है जी, और कोई भी इसमें डिफरेंशिएशन नहीं है। ठीक है, फंजाई जो होते हैं दे आर मोस्टली हेट्रोट्रॉपिक। हेट्रोट्रॉपिक में भी क्या डिवीजन है? सैप्रोफाइट्स। ठीक है, सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। अरे भाई ऐसा मत बाद में क्या करो कि लिंक सेंड कर दो, लिंक सेंड कर दो। यू नो कि भाई आपने अगर चैनल सब्सक्राइब किया होगा, आपको नोटिफिकेशन आएगी आएगी जब भी क्लास लगेगी मेरी। तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लो, अपने आप नोटिफिकेशन आएगी आपको। ठीक है, ओके। तो ऑटोट्रॉफिक हो गया, हेटरोट्रॉफिक हो गया, सेप्रोट्रॉफिक और पैरासिटिक। ये समझ लग रहा है? पैरासाइट भी वन एंड द सेम थिंग होते हैं। जितने भी सारे पैरासाइट्स हमने पढ़े हैं, दे ऑल आर सेप्रोफाइड हेटरोट्रॉफिक इन देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन। एंड प्लांटी में तो पता ही है आपको, मोस्टली ऑटोट्रॉफिक होते हैं। मोस्टली दे आर ऑटोट्रॉफिक बट दे आर नॉट ऑलवेज फोटोसिंथेटिक। ठीक है ना? क्या हो सकता है? ये हेट्रोट्रॉपिक भी हो सकते हैं। आपको एग्जांपल बता दी मैंने, वीनस फ्लाई ट्रैप। ठीक है ना, दे ऑल पिक्चर प्लांट, दे ऑल आर हेट्रोट्रॉपिक इन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है जी, डन। लास्ट इज एनीमिलिया। एनीमिलिया में हेट्रोट्रॉप्स ही आएंगे, कोई भी ऑटोट्रॉप्स यहाँ पे नहीं होता है, हेट्रोट्रॉप्स ही होते हैं। और दूसरी बात, सेप्रोफिटिक तो आपको पता है। व्हाट इज होलोजोइक? होलोजोइक का मतलब होता है, होलो मतलब खाली, जोइक का मतलब अगेन डाइजेशन, कि ये इंजेशन करके डाइजेशन करते हैं। इंजेशन मतलब आप खाना अंदर लेते हो और वो उसके बाद आप पाचन क्रिया के थ्रू, डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू, इन रेस्पिरेशन के थ्रू उन चीजों को डिसॉल्व करते हो अपनी बॉडी में। ठीक है ना? तो आपने एक वो फोटो डायग्राम बनाया होता होगा छोटे होते हुए कि ये एक अमीबा आया, अमीबा ने ऐसे करके सेल बनाते थे, इस तरह का सेल बनाते थे आप, ये अमीबा। ठीक है, ये है खाने का प्रोडक्ट। फिर वो क्या कर देता है, जब वो इसको देखता है, इसकी तरफ भागता है, तो वो फिर क्या करता है, इस तरह से बन जाता है। ठीक है, इसको मुंह में डालने के लिए वो इस तरह से एनगल्फ कर लेता है उसको। फिर जब ये अंदर चले जाता है, फिर ये इस तरह से बन जाता है। कुछ बनाया होगा छोटे टाइम होते हुए, है ना? तो दे आर होलोजोइक। होलोजोइक मतलब जो इंजेक्शन करते हैं, और जो सारी की सारी डाइजेशन है, बाकी क्रिया करते हैं, वो यहाँ उसके अंदर होती है, एनिमल के बाहर नहीं होता कुछ। ठीक है,
चले आगे। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड जो मैंने आपको कराई है, ये आपको जरूर करना है। फूड कप मीडियस, ठीक है। चलिए, टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ दिस आल्सो। नाउ वी विल टुडे डू मोनेरा किंगडम। आपकी 11 बजे क्लास है सर की, दीपांशु सर की, है ना। तो दिस क्लास विल बी टिल 11 ऑफ क्लॉक, ठीक है। जी चलिए, किंगडम मोनेरा, बैक्टीरिया। इसमें क्या आते हैं? बैक्टीरिया। हमेशा याद रखना, मोनेरा मींस बैक्टीरिया। बैक्टीरिया भी कौन से हम पढ़ेंगे? दो प्रकार के, यू बैक्टीरिया एंड आर्की बैक्टीरिया। इसमें क्या आता है मोनेरा में? याद रखना हमेशा, जितने भी बैक्टीरिया पढ़ेंगे दे विल बी प्रोकैरियोट, देयर विल बी नॉट अ सिंगल बैक्टीरिया दैट विल बी ए यूकैरियोट। उसके लिए मोनेरा है हमारे पास, ठीक है। डन। अब हम इसकी फर्दर क्लासिफिकेशन करेंगे। ये दो प्रकार के होते हैं, दैट इज किंगडम मोनेरा बैक्टीरिया, जो इसमें सारे बैक्टीरिया आते हैं मोस्टली, देट आर मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अगर हम बायोडाइवर्सिटी देखें तो ये सबसे ज्यादा तादाद में पाए जाएंगे, क्योंकि मिलियंस और मिलियंस हैं आपके पास। हाँ, एक एक ह्यूमन बींग्स में ही कितने मिलियंस एंड मिलियंस होते हैं, ठीक है। हैंडफुल ऑफ सॉइल में, मतलब एक मुट्ठी भर मिट्टी में भी इतने बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। एंड मैनी आर पैरासाइट्स एंड दे लिव इन एक्सट्रीम हैबिटेट्स। ये याद रखना, जितने भी बैक्टीरिया होते हैं मोनेरा किंगडम में, खास करके दे आर एक्सट्रीम, एक्सट्रीमोफाइल्स हम बोलते हैं उसको। एक्सट्रीमोफाइल्स का मतलब होता है जो एक्सट्रीम एनवायरमेंट्स में रहते हैं, जैसे कि जो ये गर्म फुवारे नहीं निकलते, मणिकरण साहब में देखा होगा आपने, हॉट स्प्रिंग, डेजर्ट्स में, स्नो में, डीप ओशंस में, जहां पे बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, वहां पे थर्मल वेंट्स होते हैं, जहां पे वहां पे वोल्केनिक eruption जहां होती है, वहां पे ये सारे एरियाज में जहां पे बैक्टीरिया का सबसे पहले ग्रोथ होती है, उन बैक्टीरिया को हम बोलते हैं। वो बैक्टीरिया कहाँ, किस किंगडम में आता है? मोनेरा किंगडम में आता है। डन। अब ये चार तरह के, एक मिनट रुको, एक मैंने डिवीजन की होगी, यस की है। तो ये बैक्टीरिया जो होते हैं, ये दो प्रकार के बेसिकली होते हैं, आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। डन। आर्की बैक्टीरिया, दे आर एक्सट्रीमोफाइल्स, ठीक है। एक्सट्रीमोफाइल्स, एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में रहने वाले को बोला जाता है एक्सट्रीमोफाइल। व्हाट इज एक्सट्रीम एनवायरनमेंट? आपको पता है, अगर साल्ट ज्यादा हो कहीं पे तो उस सोल्यूशन को क्या बोला जाता है, बताओ। अगर सल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा हो तो वी विल कॉल दैट एज विच काइंड ऑफ सोल्यूशन? बताइए जल्दी जल्दी। हाइपरटोनिक सोल्यूशन। और क्या बोल जाते हैं बताया? हाइपरटोनिक का एक और नेम था, मैंने करवाया था जब मैंने आपको ऑस्मोसिस कराया था। बताइए जल्दी जल्दी। अरे क्या बात है, हाइपरटोनिक थोड़ा होगा हाइपरटोनिक, क्या बात कर रहे हो रोहित कुमार जी? कंसंट्रेट, यस, कंसंट्रेट सोल्यूशन, ठीक है जी। ओके, ठीक है, हाइपरटोनिक सोल्यूशन, ठीक है, और कंसंट्रेटेड सोल्यूशन। तो अगर सल्यूट की कंसंट्रेशन कम होगी तो हाइपोटोनिक, ठीक है। और डाइल्यूट, तो आपने सुना होगा डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड या डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड या कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, पतला। हाँ, पानी जब डाल दोगे सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी तो अपने आप पतला हो जाएगा, ठीक है। ये आपने पढ़ा था। लेकिन जब मैंने एक एग्जांपल भी कराई थी कि अगर आप सूखे छुआरे को या सूखे उसको क्या कहते हैं, हरी सौगी को पानी में डालते हो तो फूल जाती है। वो क्यों फूलती है ये भी बताया था आपको, ठीक है ना। ओके, तो वो आपको कराया था। लेकिन अगर उसी को आप कंसंट्रेटेड, एक अंगूर को आप हाइपरटोनिक सोल्यूशन में रखोगे तो वो फिर से सुंगड़ जाएगा, मैंने आपको बताया था क्यों, ठीक है ना। तो इसका भी रीजन बताया था आपको, है ना। तो ये आपका एक सेल जो होता है, कोई भी सेल होगा, वो होम्योस्टैटिक एनवायरनमेंट में रहना चाहेगा। होम्योस्टैटिक एनवायरनमेंट, व्हाट इज ए होम्योस्टैटिक एनवायरनमेंट बताइए? मतलब वो अपना इंटरनल एनवायरनमेंट कांस्टेंट रखना चाहता है।
इंटरनल एनवायरनमेंट क्या रखना चाहता है? कांस्टेंट। बाहर जैसा भी टेम्परेचर हो, आपकी बॉडी का अंदर वाला टेम्परेचर नियर अबाउट 38 रहता है, 36 हो सकता है, लेकिन उससे ऊपर नीचे फ्लक्चुएट ज्यादा नहीं करता है। याद है आपको 40 डिग्री जब हो आपकी बॉडी का टेम्परेचर, तो आपको बुखार हो जाता है। कभी आपने नोटिस किया इसको? या आप 40 डिग्री को अगर आप कन्वर्ट करोगे, दैट विल बी अराउंड वेट इज 99 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इसको बोलते नहीं बुखार है मेरे को, तो आपकी बॉडी शट डाउन होना शुरू हो जाती है। उसी प्रकार आपने 36 से 35 अगर जाता है टेम्परेचर, तो उस बॉडी को बोलते हो कि यार इसका तो बहुत ज्यादा हाइपोथर्मिया हो गया। ठीक है ना? तो मैंने आपको तब भी बताया था, होम्योस्टेसिस का मतलब होता है कि जिसका इंटरनल एनवायरनमेंट, अपने अंदर वाला एनवायरनमेंट जब भी है आप कांस्टेंट करना चाहते हो, तो आपको बोलेंगे होम्योस्टैटिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है जी? तो ये मैं सबको क्यों बता रहा हूं? क्योंकि यहाँ पे जरूरी है। देखो, एक्सट्रीमोफाइल्स जो होते हैं वो एक्सट्रीम एनवायरनमेंट्स में रहते हैं। एक्सट्रीम एनवायरनमेंट्स में कैसे? जहां पे बहुत ज्यादा खारा पानी होगा, यानी कि बहुत ज्यादा हाइपरटोनिक सोल्यूशन होगा, लाइक इन सो मच साल्ट। ठीक है ना? जहां सपोज बहुत ज्यादा हाइपर सैलाइन एनवायरनमेंट है, बहुत ज्यादा सालाइन वाटर, वहां पे कोई भी जीव जंतु पैदा नहीं हो सकता, वहां पे भी पैदा होंगे। ठीक है ना? तो उसको हम बोलेंगे हेलोफाइल्स। ये इनका सिस्टम ही कुछ इस तरह से है कि भाई इतने ज्यादा कंसंट्रेटेड सोल्यूशन में भी ये पैदा हो जाते हैं। ठीक है? डन। लेट मी शो यू। ये देखो, लिखा हो ना हेलोफाइल्स। हेलोफाइल्स यानी कि जो कि बहुत ज्यादा नमक वाले पानी में भी पैदा हो सकते हैं, उनको बोला जाता है हेलोफाइल्स। थर्मोफाइल्स जो बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे भी पैदा हो सकते हैं, उनको बोला जाता है थर्मो एसिडोफाइल्स। मैथनोजेंस वो वाले होते हैं जो कि बहुत ज्यादा मिथेन एनवायरनमेंट, जहां पे मिथेन होती है, वहां पे भी प्रेजेंट होता है। ठीक है? तो ये आर्की बैक्टीरिया है। ठीक है? तो आपको पता होगा, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। आई थिंक सैटर्न पे और सैटर्न का एक मून है टाइटन, वहां पे देयर आर लेक्स। ठीक है ना? दैट आर मेड अप ऑफ मीथेन। मीथेन जो लिक्विड फॉर्म में वहां पे रहता है। अब आप पूछते हो सर, इज देयर अ प्रेजेंस ऑफ लाइफ, या जिसको आप एलियन लाइफ इन आवर सोलर सिस्टम। तो आप एलियन लाइफ को बारे में मेरे से पूछ रहे हो कि एलियन लाइफ है कि नहीं वहां पे, तो आप समझ सकते हो व्हाट इज मीथेन। जहां पे मीथेन है, क्या वहां पे आर्की बैक्टीरिया हो सकते हैं? तो प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ लाइफ कैन बी फाउंड ओवर देयर आल्सो। ठीक है ना? तो आपका क्वेश्चन गलत है। आप क्वेश्चन ऐसा पूछो, इज देयर एन इंटेलिजेंट लाइफ फॉर्म ओवर आउट देयर? एलियन लाइफ तो होएगी, पर क्या इंटेलिजेंट लाइफ फॉर्म है? और वो कितनी इंटेलिजेंट है ये भी देखना। हमारे से 100 साल आगे है, 200 साल आगे है, 300 साल आगे है, या 300 साल पीछे है? समझ लो? तो दैट इज द क्वेश्चन टू आंसर। ये क्वेश्चन गलत है। इज देयर एन एलियन लाइफ देयर? एलियन तो है ही भाई। इतना जरा मीथेन में भी जो बैक्टीरिया सरवाइव कर पाते हैं, उनको क्या बोला जाता है? आर्की बैक्टीरिया। एक्सट्रीमोफाइल्स आर देयर। और साइंटिस्ट को अब पता चलना शुरू हुआ है कि भाई देयर आर मीथेनोजेंस, जो कि मीथेन में भी, इतनी जरा मीथेन प्रेजेंट में भी जिंदा रह सकते हैं। कितने लोगों ने देखा होगा कि जब कोई गाय भैंस मर जाती है, ठीक है ना, तो उसका पेट फूल जाता है, और उसको अगर काटो ना तो वो फट जाता है। एनीबॉडी हैव ऑब्जर्व दीज काइंड ऑफ थिंग्स? किसी ने देखा? या देखा है ना? तो आपने ये भी देखा होगा, वेल में भी यही होता है। वेल तो बहुत बड़ी होती है, तो वेल भी कई बार ना शोर पे आ जाती है और वो मर जाती है वहां पे, और उसको अगर काटोगे नहीं ना, तो उसके अंदर इतनी मीथेन भर जाती है, वो फट जाती है, ठा करती है। तो मीथेन क्योंकि क्यों खाते हैं? क्योंकि ये जो सारे के सारे जानवर होते हैं, खास करके गाय भैंस बकरी गोट जिसको आप बोलते हो, ये सारे के सारे क्या होते हैं? हर्बीवोर होते हैं। ये क्या खाते हैं? वो खाते घास। ठीक है ना? तो इनके पेट में एक बैक्टीरिया रहता है जो कि क्या प्रोड्यूस करता है? मीथेन। ठीक है? तो इतने ज्यादा मीथेन में को प्रोड्यूस करना करता है, और बाद में उसमें जीवित भी रहता है। तो
उसमें उनको बुलाया जाता है मीथेनोजेंस, ठीक है ना, जो इतनी ज्यादा मीथेन में रहते हैं। आगे चले तो दे ऑल आर एक्सट्रीमोफाइल्स और आर्की बैक्टीरिया। व्हाई इट इज नोन एज आर्की बैक्टीरिया? आर्कियोलॉजी आपने सुना वर्ड आर्कियोलॉजी? आर्कियोलॉजी कभी वर्ड नहीं सुना आपने? व्हाट इज आर्कियोलॉजी? स्टडी ऑफ, जल्दी बोलिए, इतना टाइम तो नहीं लगाना चाहिए। एक्सकवेशन, यस। तो एक्सकवेशन किसकी की जाती है? नई चीजों की कि पुरानी चीजों की? नई चीजों की, है ना। डन। नई चीजों की जाती है। बताइए। ओल्ड, है ना। तो आर की का भी मतलब होता है ओल्ड, पुराना, पहले आया जो, ठीक है ना। प्रो भी बोल सकते हो उसको, ठीक है ना। तो जैसे आर्की बैक्टीरिया मतलब जो सबसे पहले आया होगा या सबसे पहले जिसका जेनेसिस होगा, तो आर्की बैक्टीरिया मतलब ओल्ड बैक्टीरिया, समझ रहे हो। ओल्ड बैक्टीरिया पहले ये आया होगा, तो देयर वुड हैव बीन, और होगा भी ऐसे ही। खुद सोचो, आप सबको पता था अराउंड 4-5 बिलियन साल पहले, बिलियन इयर्स अगो, जब अर्थ बन रही थी। हाँ हाँ, पता लग गया बेटा, पता लग गया। जब अर्थ बन रही थी तो वो आग का गोला थी। ये आपने सुना होगा, कभी कहावत भी सुनी होगी, ठीक है ना, कि आग आग का गोला थी। और एकदम से तो प्लांट नहीं ना आएंगे। तो क्या होगा, सबसे पहले क्या आएंगे? एक्सट्रीम एनवायरनमेंट था, तो कौन से आएंगे? एक्सट्रीम, एक्सट्रीमोफाइल्स आएंगे। किस तरह के एक्सट्रीमोफाइल्स आएंगे? बहुत ज्यादा खारा पानी है तो येलोफाइल्स आएंगे। बहुत ज्यादा गर्मी है तो थर्मोफाइल्स आएंगे। बहुत ज्यादा एसिड है, एसिडिक एनवायरनमेंट है तो एसिडोफाइल्स आएंगे। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? बहुत ज्यादा मीथेन है तो मीथेनोजेंस आएंगे। तो ये अब के तो नहीं ना आए, सबसे पहले यही आएंगे, तो इनका नाम क्या रखा हमने? आर्की बैक्टीरिया। एवरीवन गॉट दिस? ठीक है। इसी प्रकार आर्की बैक्टीरिया के बाद हमारे पास आता है यू बैक्टीरिया। जो सेकंड क्लासिफिकेशन हमने लिखी है, लिखी है हमने यू बैक्टीरिया की। यू मतलब नया, जो बाद में आया, ठीक है। तो इसके बाद आर्की के बाद क्या आएगा? उसके बाद जो कई बैक्टीरिया हैं वो इवॉल्व आउट कर जाएंगे यू बैक्टीरिया में, क्योंकि इन्होंने काफी कुछ इस तरह से कर दिया, एनवायरनमेंट को चैनलाइज कर दिया कि अब यू बैक्टीरिया के आने का टाइम हो गया। व्हाट इज यू बैक्टीरिया? यू बैक्टीरिया आगे दो प्रकार के न्यूट्रिशन से बनाते हैं, ऑटोट्रोप्स एंड हेट्रोट्रोप्स। हुआ क्या देखो पहले, मीथेनोजेंस थे या जो एक्सट्रीमोफाइल थे, पहले वो आए। धीरे धीरे बिलियन, 2 बिलियन, 3 बिलियन ईयर्स बाद क्या हुआ? अर्थ ठंडी होनी शुरू हुई। जब अर्थ ठंडी होगी तो टेम्परेचर भी कम होगा और जो एक्सट्रीम एनवायरनमेंट था वो भी कम हो जाएगा। अब बैक्टीरिया के पनपने, सेकंड एवोल्यूशन टेक्स प्लेस। अब क्या होगा? अब नया बैक्टीरिया आएगा। वो क्या काम कर रहा है? कीमोसिंथेसिस। व्हाट इज कीमोसिंथेसिस? वो अब आपको रिसाइकलिंग स्टार्ट कर रहा है, केमिकल्स का यूज करके वो खाना बना रहा है। केमिकल्स का यूज करके, अब पत्ते नहीं है हमारे पास, याद रखो, पत्ते नहीं है अभी हमारे पास, सिर्फ एक क्लोरोफिल का पिगमेंट है। क्लोरोफिल का यूज करके वो खाना बना रहा है। आप सबने काई जमती देखी होगी, देखी है ना, क्या नहीं देखी? हाँ, तो आपने वो देखी है ना साहब को? बिल्कुल बिल्कुल। तो वो बेसिकली कोई काम की तो नहीं होती ना आपके, अभी काम के तो नहीं है ना वो ऐसे। हाँ, ठीक है ना, मोल्ड, मोल्ड बोलते हैं उसको, है ना। चिकराहट जो होती है, चिपचिपी सी होती है वो, है ना। तो वो खाना बनाना स्टार्ट करेंगे अपना, ठीक है ना, न्यूट्रिशन प्राप्त करना स्टार्ट करेंगे, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। इससे क्या होगा? आपका एनवायरनमेंट में चेंज होगा। फोटोसिंथेसिस करते हो तो सबसे ज्यादा क्या बनता है आपके पास? व्हाट आर द एंड प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस? बताइए मेरे को कोई बंदा। बाई प्रोडक्ट्स क्या है? उससे पहले, एटीपी से पहले।
अरे भाई एटीपी कहां से आ गया? वो रेस्पिरेशन होती है भाई, सारा जी। यस हरमन जी, CO2 इज रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट्स नहीं है, मैं प्रोडक्ट पूछ रहा हूँ, बाई प्रोडक्ट। यस O2 एंड वाटर। तो वाटर तो प्लांट एब्जॉर्ब कर लेगा, O2 क्या करेगा, बाहर फेंक रहेगा। तो वो क्या फैलाएंगे, O2 O2 O2, हर जगह पे O2 फैलाएंगे। तो धीरे धीरे अर्थ में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बढ़नी शुरू हो जाएगी, जो कि अब तक हमारे पास कितनी है, 21%। डन, ठीक है। जब ऑक्सीजन 21% होएगी, इसके बाद और कॉम्प्लेक्स लाइफ आएगी। नाउ देयर विल बी द ग्रोथ ऑफ प्रोकैरियोट, से खत्म हो जाएंगे। अब आएगा हमारे पास यूकैरियोट, खत्म नहीं, एक विलुप्त नहीं हो गया, अभी भी है ये, ठीक है। बट क्या अब नेक्स्ट स्टेज क्या आएगी, ये देखो, प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा यूकैरियोट्स होंगे, जिनमें सेल वॉल होएगी, जिनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होएगी, जिनकी बॉडीलर सेलुलर, अभी भी सेल में ही रहना चाहेंगे, सेलुलर एक सेल में ही होंगे। और ये ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक फिर से करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन होगी। एवरीवन गॉट दिस, ठीक है। ओके, इसके बाद इनका एवोल्यूशन होगा, इसका, और एंड में इनका। तो एवोल्यूशनरी एस्पेक्ट से देखें तो ये मॉडल जस्टिफाई करता है सारी चीजों, ठीक है ना, कि धीरे धीरे सारी चीजें आई हैं, एकदम से जंप नहीं हुआ। तो ऑटोट्रॉप्स है, हेटरोट्रॉप्स है, हेटरोट्रॉप्स से फिर पैरासाइट्स भी बन जाएंगे और सेप्रोट्राइब्स भी बन जाएंगे। कोई एग्जांपल बताओ पैरासाइट की। पैरासाइट किसको बोलते हैं, लीच, है ना, लीच को भी बोलते हैं पैरा। दे आर एक्सटर्नल फ्लैट, जैसे टेप वर्म हो गया, फ्लैट वर्म्स हो गए, जो आंतड़ियों में जाके चिपक जाते हैं, टीन या सोलियम हो गया, ठीक है ना, दे आर पैरासाइट्स। जोक हो गए, जुआ हो गया, ठीक है ना, ये सारे क्या है, पैरासाइट्स है, ठीक है जी। कुछ आपकी बॉडी के अंदर होते हैं, कुछ आपकी बॉडी के पिस्सू हो गए, दे ऑल आर पैरासाइट्स। डन डन डन, चले आगे चलते हैं। We have done this. Take a screenshot of this also. चलिए आगे चलते हैं। अब जो बैक्टीरिया हमने पढ़े हैं, आप सबने पढ़ा होगा, ठीक है ना, ये सब कुछ कर लिया, एक्सट्रीमोफाइल्स होते हैं। अब ये बैक्टीरिया को क्लासिफाई किस प्रकार से किया जाता है, उनके नाम के हिसाब से, ठीक है। हमेशा याद रखना, कोकस का मतलब होता है स्फेरिकल। कोका कोला ना, कोका कोला या कोकस जो होता है, वो होता है स्फेरिकल, मतलब गोल गोल अंडाकार होता है। बैसिलस का मतलब होता है रॉड शेप, ये रॉड शेप है, ठीक है ना, तो बैसिलस। तो विब्रियम का मतलब होता है कोमा शेप, इसको लैटिन वर्ड है विब्रियम, विब्रियम। स्पाइरलम का मतलब होता है स्पाइरल, जो स्पाइरल शेप होता है, स्पिंडल शेप होता है, इस तरह से स्पाइरल होता है, ठीक है ना। ओके, डन। अब बताओ सर, आप बोलो कि सर ये आप क्यों करवा रहे हो। हैव एनीबॉडी हर्ड ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया? वो अभी करेंगे बेटा, प्लीज प्लीज वेट, प्लीज वेट, है ना। तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया is basically your which type of organism, it is a disease causing organisms, क्या कॉज करता है, न्यूमोनिया कॉज करता है, ठीक है ना। have anybody heard of bacillus, bacillus vibrio cholera, है ना, vibrio cholera। विब्रियो मतलब कॉमा शेप, तो विब्रियो कॉलरा मतलब कॉमा शेप बैक्टीरिया होंगे ये, ठीक है जी। डन। या बैसिलस थुरिंजेसिस, है ना, तो ये थुरिंजेसिस जो होता है, ये भी क्या है, बैसिलस रॉड शेप होता है, ठीक है ना। लैक्टोबैसिलस से आपने सुना होगा, लैक्टोबैसिलस, है ना, सुना ना, लैक्टोबैसिलस। तो बैसिलस मतलब किस तरह का बैक्टीरिया है ये, रॉड शेप, ठीक है ना। इसी तरह ये साल्मोनेला टाइफी, ये सारे प्रकार के क्या है, ये सारे के सारे क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिज्म, स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, स्टाफाइलोकोकस, ये सारे के सारे ट्रिपोनेमा पैलेडियम, ये सारे जो हमने डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म पढ़े थे, ये किस ऑर्गेनिज्म को, किस बैक्टीरिया या किस किंगडम में बिलोंग करते हैं, दे ऑल बिलोंग टू किंगडम मोनेरा। डन। तो इसके बाद हमने पढ़ा था कि भाई
लेट मी नो, हाँ ये वाला, इसका जर्नल स्ट्रक्चर हमने पढ़ा हुआ है, तो ये हम करेंगे नहीं। ये मैंने आपको जब आपको सेल वॉल कराई थी, या सॉरी सेलुलर बायोलॉजी करवाई थी, तब करवाया था कि ये इनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो ऐसे ही पड़ा होता है, जैसे गुंजलदार डोर देखी थी आपने, उसी प्रकार पड़ा होता है। कोई डेफिनेट मेम्ब्रेन नहीं होती इनकी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, सेल वॉल होती है, सेल मेम्ब्रेन भी होती है, पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है। स्पेशलाइज्ड इनमें वो भी नहीं होता, क्या कहते हैं, सेल ऑर्गेनेलिस ज्यादा नहीं होती हैं। कौन सी ऑर्गेनेलिस यहाँ पे नहीं पाई जाएगी, किस प्रकार की ऑर्गेनेलिस यहाँ पे नहीं पाई जाती हैं, बताइए मेरे को। न्यूक्लियर नहीं होगा, बिल्कुल सही बात है रोहित कुमार जी, बिल्कुल सही बात है आपकी। बताइए कौन सी सेल ऑर्गेनेली यहाँ पे नहीं पाई जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, क्या यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट पाया जाएगा, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट पूछ रहा हूँ भाई, वो पाया जाएगा कि नहीं यहाँ पे। पता ही नहीं किसी को है। नो, बिल्कुल नहीं पाया जाएगा। क्यों नहीं पाया जाएगा? बिकॉज दे ऑल आर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस। फर्स्ट लेक्चर ढंग से पढ़ो भाई, सेलुलर बायोलॉजी वाला। मैंने वहां पे बोला था मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस कौन कौन सी होती हैं। क्लोरोप्लास्ट इज ए मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली, योर माइटोकॉन्ड्रिया इज ए मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली, योर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, योर गोल्गी ऑपरेटस, योर लाइसोसोम्स, दिस ऑल आर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस। इसीलिए ये नहीं पाई जाएंगी, इनकी मेम्ब्रेन अपनी होती है। याद नहीं, मैंने करवाया था। माइटोकॉन्ड्रिया की तो डबल वॉल मेम्ब्रेन होती है, तो वो कहां से पाया जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो वो नहीं है होगा यहाँ पे। और दूसरी बात अगर यहाँ पे याद रखनी है, यहाँ पे क्या चीजें पाई जाएंगी, ये देखो, दिख रहा है। हमेशा याद रखना है, कभी बार पेपर में पूछा गया है। ठीक है जी। अब देखो, इनमें तीन तीन प्रोटेक्टिव लेयर होती है। सबसे अंदर होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो ग्रीन कलर की दिख रही है आपको, फिर येलो कलर की दिख रही होगी सेल वॉल, उसके बाहर एक बहुत बड़ा और मोटा कैप्सूल लगा हुआ, देखा। यस, बिल्कुल सही बात, ठीक है ना। तो कैप्सूल जो होता है, ये एक बड़ा यूनिक करेक्टरिस्टिक्स होता है यहाँ का। और आपने देखा होगा एंटीबायोटिक खाते हो आप, एंटीबायोटिक जो होते हैं मोस्टली दे डू वर्क बाय रप्चरिंग या बाय अटैचिंग ओवर दी कैप्सूल, और इसको तोड़ देते हैं। जब कैप्सूल को टूट जाता है तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो और सेल वेल मेम्ब्रेन को भी जल्दी टूट जाती है ये, ठीक है ना। इसी के थ्रू वर्क करता है आपका एंटीबायोटिक्स। ठीक है जी। चले आगे चलते हैं। मेच्योरिटी और हेटेरोटॉप्स। अच्छा, मेरे को एक और चीज बताओ, एक हम और इसके आगे जाके भी चीज पढ़ेंगे। वी सेड मोस्ट ऑफ द मोनेरा, ठीक है ना, मोनेरा आर एक्सट्रीमोफाइल्स। मोनेरा किंगडम में एक्सट्रीमोफाइल्स होते हैं। ठीक है, एक्सट्रीमोफाइल्स मतलब वो एक्सट्रीम क्वांटिटी में या एक्सट्रीम हीट में, एक्सट्रीम एसिड में भी रह के जी सकते हैं। दूसरी बात हमने ये बोली है कि भाई इनका जो कैप्सूल होता है, कैप्सूल के ऊपर को तोड़ के हम एंटीबायोटिक से तोड़ते हैं। नो यू, देयर इज ए आल्सो टर्म नोन एज एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, जिसका नाम रखा हुआ WHO ने AMR, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। एक और होता है MDR-TB, ठीक है ना, या XTB, ठीक है, या सुपर बग। समझ लग रहा है सारा कुछ। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इमर्जिंग इशू, खास करके इंडिया या एशिया पैसिफिक रीजन में, जहां पे ओवर द काउंटर आपको स्ट्यूल एच ड्रग्स मिलते हैं। व्हाट आर स्ट्यूल एच ड्रग्स, आपने देखा होगा, वहां पे रेड लाइन लगी होगी जब भी आप एंटीबायोटिक खरीदने जाते हो।
वहां पे लिखा जाता है कि डू नॉट टेक दीज बाय योरसेल्फ, मतलब विदाउट द परमिशन ऑफ ए फिजिशियन, ठीक है ना। फिजिशियन वाले डॉक्टर की परमिशन के बिना आप नहीं ले सकते हो। बाहर अगर आप जाओगे कनाडा में या यूएसए में या ऑस्ट्रेलिया में या न्यूजीलैंड में, यू कैन नॉट बाय ओवर द काउंटर। आप जाके सीधा दवाई की दुकान के मेरे को मॉक्सिसिलिन दो जी, मेरे को सिप्रोफ्लॉक्सिन दो जी। यहाँ पे तो आप जाके ले सकते हो, बट वहां पे नहीं ले सकते हो। होता क्या है कि भाई आपके जो सारे के सारे बैक्टीरिया हैं जो डिजीज कॉजिंग है, जैसे कि विब्रियो कॉलरा हो गया, स्ट्रेप्टोकोकस हो गया, निमोनिया हो गया, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस हो गया, ये सारे के सारे बैक्टीरिया जो डिजीज कॉज करते हैं आपकी बॉडी में आके, ठीक है ना, ये सारे बैक्टीरिया क्या करते हैं, दे आर एक्सट्रीमोफाइल्स। तो आपने एक बार एंटीबायोटिक खा ली, साल मैंने एक बार, चलो मैंने सिप्रोफ्लॉक्सिन खा लिया, ठीक है, या अमोक्सिसिलिन खा लिया, बेसिकली जो क्लास 1 ड्रग्स होते हैं, बेसिकली नंबर 1, ठीक है ना। एक बार में बड़ा अच्छा यार, मेरे को डॉक्टर की तो दवाई बड़ी सूट की। अगले दिन वो अगली बार जब आपको दोबारा जुकाम होता है, आप वही दवाई खाते हो, उतनी कारगर नहीं होती है, ठीक है। तीसरी बार खाते हो तो ये आपको लगता है यार ये तो मैं ऐसे ही खाई जा रहा हूँ, मेरे को तो फर्क ही नहीं लग रहा है इसका, ठीक है ना। चौथी बार तो आप जाओगे नहीं ना, फिर आप अपना ड्रग चेंज कर लोगे, फिर आप बोलोगे मेरे को ये वाली दवाई सूट नहीं कर रही, मैं क्लास 2 ड्रग खाता हूँ। व्हाट आर क्लास 2 ड्रग्स, मतलब इससे ऊपर वाली ड्रग्स हैं। क्लास 1 ड्रग्स के ऊपर वाली ड्रग्स हैं क्लास 2 ड्रग्स, ठीक है। क्लास 2 ड्रग्स में जैसे आता है आपका एजिथ्रोमाइसिन हो गया, एरिथ्रोमाइसिन हो गया, ये वाले माइसिन माइसिन जो इतने भी आते हैं, ये वाले आ गए, ठीक है ना। आप पहली बार खाओगे यार, मैं तो पहली बार में ठीक हो गया, दूसरी बार और कम, तीसरी बार ना के बराबर, चौथी बार तो करोगे नहीं आप ट्राई। फिर आप करोगे क्लास 3 ड्रग्स, ठीक है ना, सुपर क्लास ड्रग्स जिसको बोलते हैं, लाइक लिवोमाइसिन, लिवोक्सिसिन ऐसे करके, लिवोफ्लॉक्सासिन, फ्लॉक्सासिन जो आपका आगे जाते हैं, ठीक है ना। तो जहाँ पे फ्लॉक्सासिन जो होते हैं क्लास 3 ड्रग्स हैं, ठीक है ना। पहली बार खाया, बाज मस्त आ गया, दूसरी बार, तीसरी बार और कम। इसके बाद देयर इज नो फर्दर क्लास ऑफ ड्रग्स, बहुत कम ड्रग हैं इसके ऊपर जो क्लास 4 में बिलोंग करती हैं, एंड दैट इज योर लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस। इसके बाद अगर कोई आपका ऊपर ये भी कर जाता, और क्यों हो रहा है ऐसा, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस या एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस क्यों बढ़ रहा है, बिकॉज दे आर एक्सट्रीमोफाइल्स। क्योंकि अगर उसमें 1 या 10 या 15 बैक्टीरिया भी बच गए, तो अगली बार के उनको पता लग जाएगा कि भाई ये वाला ये चीज करते हैं, वो इवॉल्व करते हैं, वो बहुत जल्दी इवॉल्व करते हैं। और एक्सट्रीमोफाइल्स का एक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, ये एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में रह के अपने आप को इवॉल्व करते हैं, ये अपना होम्योस्टेसिस बना के रखते हैं। तो अगर इस बार आपका कैप्सूल पे एंटीबायोटिक ने अटैच करके खत्म करते हैं बैक्टीरिया, ओके, ठीक है। तभी डॉक्टर बोलते हैं आपको कि भाई अगर आपने एंटीबायोटिक खानी है तो पूरा कोर्स करे 7 दिन का कम से कम, ठीक है। जितनी आपको डोजेज बोली गई है अपने हिसाब से नहीं, एक शाम को खाली गोली, एक सुबह खाली और बस। डॉक्टर ने 4 बार बोला, आप 2 टाइम, भाई मैं खुद का डॉक्टर हूँ, मेरे को क्या जरूरत है डॉक्टर की, है ना। तो आप ऐसा समझो और अपनी तरफ से दवाइयां करते रहो। होगा क्या कि जब आप प्रॉपर दवाई नहीं खाओगे या आप उसको नहीं खाते हो प्रॉपरली 1 हफ्ते के लिए, 10 दिन के लिए, जितना भी डॉक्टर ने बोला है, उससे क्या होगा कि कुछ भी बैक्टीरिया अगर बच जाते हैं, 5-10% जितने भी बच जाते हैं, वो अगली बार के लिए अभी डिजीज नहीं कॉज करेंगे, नो, दे विल नॉट कॉज डिजीज। लेकिन जब अगली बार डिजीज होगा, जब भी आपको सर्दी या जुकाम होगा, अब ये बैक्टीरिया इवॉल्व आउट हो जाएंगे, इनको पता है कि आपने क्या देना है, सिप्रोफ्लॉक्सिन देनी है, इनको पता है कि आपकी बॉडी का कौन सा रेजिस्टेंस है, आप कौन सी दवाई खाते हो, तो वो दवाई उतनी कारगर नहीं होती है। डन, आर यू गेटिंग दिस पॉइंट। और जब ये प्रॉब्लम टीबी में हमने देखी तो हमने उसका नाम डाल दिया, टीबी मतलब ट्यूबरकुलोसिस में जब हमने यही प्रॉब्लम देखी तो हमने उसका नाम डाल दिया एमडीआर टीबी, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस ट्यूबरकुलोसिस। मल्टी ड्रग मतलब जब मैं अगर क्लास 1 ड्रग दे रहा हूं तब भी आप पे असर नहीं हो रहा, क्लास 2 ड्रग दे रहा हूं तब भी असर नहीं हो रहा, क्लास 3 ड्रग दे रहा हूं तब भी असर नहीं हो रहा, तो मल्टी ड्रग्स देने पे भी आपका रेजिस्टेंस बना हुआ है, उसी का नाम है सुपर बग, उसी का नाम है एमडीआर टीबी या एक्सडीआर टीबी।
ठीक है ना। तो ये ड्रग रेजिस्टेंस एक इमर्जिंग इशू है। क्यों इशू है वो मैंने आपको इसका क्लासिफिकेशन बता दिया है। बेसिकली एक्सट्रीमोफाइल के कारण किंगडम मोनेरा। क्या अगर अब आपको पेपर में, जीएस के पेपर में ये क्वेश्चन आता है अबाउट मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस टीबी इमर्जिंग इशू, इमर्जिंग चैलेंज फॉर इंडियन हेल्थ केयर सिस्टम, क्या ये लिख सकते हो अब इसमें? कैन यू गिव द एग्जाम्पल ऑफ मोनेरा किंगडम? कैन यू गिव द एग्जाम्पल ऑफ एक्सट्रीमोफाइल्स? क्या वहां पे बता सकते हो कि व्हाट इज एमडीआर-टीबी, व्हाट इज एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, व्हाट इज, हाउ डज इट एक्चुअली टेक्स प्लेस, बिकॉज दे आर एक्सट्रीमोफाइल्स एंड दे survive in the extreme environment and they evolve। तो ये सारा कुछ करके they evolve out। ठीक है जी। अब थोड़ा थोड़ा जुड़ना शुरू हुआ तार साइंस के साथ में। No, antigen antibody reactions are sometimes different. These are basically kind of your passive, uh, आप देते हो, प्री फॉर्म्ड देते हो बॉडीज यहाँ पे। ठीक है जी। ओके। आप सीधा ट्राई कर रहे हो, आप किसी की इम्यूनिटी नहीं बढ़ा रहे हो इसमें। आप जब एंटीबायोटिक खाते हो दे डू नॉट बूस्ट योर इम्यूनिटी। टेक इट, ये याद रखो कि ये दे डू नॉट बूस्ट योर इम्यूनिटी, दे जस्ट किल द बैक्टीरिया। ठीक है ना, द डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया। अगली बार होगा तो फिर से आपको दवाई खानी ही पड़ेगी। ठीक है। वो जो आते हैं एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, दे आर थ्रू क्या कहते हैं, एंटीजन एंटीबॉडी आर बेसिकली थ्रू सेल मीडिएटेड, सॉरी, ह्यूमोरल मीडिएटेड रिस्पॉन्स। दे डू प्रोवाइड इम्यूनिटी, सम काइंड ऑफ इम्यूनिटी। चलिए, नाउ वी मूव ऑन टू आर्की बैक्टीरिया के बारे में बता दिया आपको, मिथोनोजन में बता दिया, हेलोफाइल्स के बारे में बता दिया, हॉट स्प्रिंग थर्मोएसिडोफाइल्स के बारे में बता दिया। आर्की बैक्टीरिया में क्या होती है, सेल वॉल का स्ट्रक्चर जो होता है वो इस प्रकार का होता है कि वो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम कंडीशंस को भी झेल पाए। ठीक है ना, जैसे कि मीथेनोजेंस हो गया, थर्मोएसिडोफाइल्स हो गया, हेलोफाइल्स हो गया, बहुत ज्यादा साल्ट है उसको झेल पाए। तो इस प्रकार के इनका जेनेसिस होता है। मैथोजेनस कहाँ पड़े होते हैं ये देखो बताया आपको, रूमिनेंट्स। रूमिनेंट्स कौन से होते हैं? जो गाय भैंस होती है, खास करके जो ग्रास खाते एनिमल्स हैं, वो सारे के सारे रूमिनेंट्स होते हैं। दे प्रोड्यूस मीथेन गैस, ये मैंने आपको बताया था। मार्शी एरियास, यस, यू हैवंट हर्ड ऑफ छप्पड़? छप्पड़ नहीं देखा, दलदल नहीं देखी? दे आर व्हाट काइंड ऑफ एरियास? दे आर मार्शी एरियास, सोफिया। वी विल डू दीज थिंग्स व्हेन वंस आई, मैं आपको वेटलैंड्स कराऊंगा। वेटलैंड्स में हम पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन में करेंगे, व्हाट आर बॉकी, व्हाट आर पीट, व्हाट इज योर क्या कहते हैं, ये जो होता है फ्रेश वाटर के भी आगे क्लासिफिकेशन करेंगे, काफी होता है, पढ़ेंगे हम बहुत कुछ। व्हाट आर सैंड बार्स, व्हाट आर योर, ये होते नहीं है, क्या कहते हैं, हम पढ़ के भी, जिनकी प्रॉप रूट्स होती है, मैनग्रूव फॉरेस्ट, हाँ मैनग्रूव फॉरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे, कोरल बीचेस के बारे में पढ़ेंगे, कोई बात नहीं, पढ़ेंगे, सब कुछ करेंगे। यू बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया कौन से होते हैं? दे हैव ट्रू बैक्टीरिया को, यू का मतलब जहां पे आ गया ट्रू होता है उसका मतलब, यू का मतलब ओरिजिनल, यू का मतलब होता है जो बाद में आएंगे, प्रो के। ठीक है ना। तो ट्रू बैक्टीरिया हैविंग ए रिजिड सेल वॉल एंड हैव ए फ्लैजेलम। मोस्टली क्या होता था, जो इससे पहले आर्की बैक्टीरिया थे उनमें फ्लैजेलम कम होता था या बहुत कम टाइप्स में होता था। फ्लैजेलम का मैंने आपको बताया था मेन रीजन क्या होता है, वो फ्लैजेलम से भाग जाते हैं, मोटाइल होते हैं, मोटाइल मतलब उनके पैर हैं फ्लैजेलम। ठीक है। तो ये क्या है, दे इंक्लूड ऑटोट्रोफ्स लाइक फोटोसिंथेटिक एंड कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, दे कैन बी हेटेरोट्रोफ्स एज वेल। ठीक है, इसकी कोई एग्जांपल बताओ कोई फिर यू बैक्टीरिया की। सियानो बैक्टीरिया देखा आपने? सियानो बैक्टीरिया कभी? सबने देखा है, कोई याद नहीं कर रहा। एनाबेना, ठीक है ना, नॉस्टॉक, ये सारे बैक्टीरिया जो हैं, ये पैरामीशियम इज नॉट, आई थिंक यहाँ पे आएगा, लेट मी चेक, आई डोंट थिंक इट इज हियर। पैरामीशियम इज, लेट मी थिंक ओके। सो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोफ्स जो होते हैं, हिमोफिलियस इन्फ्लुएंजा,
हाँ, सारे आते हैं बेटा वो तो, ठीक है ना। फोटोसिंथेटिक आउटरोस एक साइनोबैक्टीरिया आपको बारे में बताया था, ब्लू ग्रीन एल्गी जिसको बोलते हो, ये मोस्टली जो उसमें क्लोरोफिल ए होता है जिससे कि वो अपना खाना बनाता है, ठीक है। मोस्टली यूनिसेलुलर होता है, कॉलोनियल भी होता है, ठीक है। और टेरेस्ट्रियल एल्गी का नाम भी यही है, याद है काई जिसको बोला था हमने। जो आप काई देखते हो हरे हरे कलर की, वो कहाँ पे बनती है बताओ? क्या रिवर में काई बन सकती है? जो बह रही रिवर हो सतलुज के ऊपर, क्या काई बनेगी कभी? गुड। कभी नहीं बन सकती भाई। इसका जो नंबर वन क्राइटेरिया होता है वो होता है लेक में बनती है, स्टैग्नेंट बॉडी ऑफ वाटर पे बनती है। कभी भी बहते पानी पे नहीं बन सकता, ठीक है। लेक पे बनेगी, जहां पे पौंड है वहां पे बनेगी, जहां पे छप्पड़ है वहां पे बनेगी। दूसरा सबसे बड़ी बात है, ये वहां पे पाएगा जहां पे बहुत सारे न्यूट्रिशन हो। तो आपने देखा होगा जो पिंड के जो गांव होता था, गांव में जो पुराना मतलब जगह पे जगह होती थी, काफी पानी होता था इकट्ठा, है ना। सारे गांव का पानी वहां पे इकट्ठा हो जाता था, सारे गांव के खेतों का पानी वहां पे इकट्ठा हो जाता था, ठीक है ना। तो खेतों में क्या पता क्या डालते हो आप? खाद डालते हो। खाद वाला सारा पानी जब आपका छप्पड़ में जा रहा है, तो खुद सोचो वो काफी न्यूट्रिशियस वाटर होगा। जब इतना न्यूट्रिशन वहां पे है, वहां पे नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटेशियम है, सारा पानी मिल रहा है वारा, ठीक है ना। तो पानी वहां पे इकट्ठा होगा तो वहां पे क्या ग्रो करेगा? सियानोबैक्टीरिया। अब ये सियानोबैक्टीरिया हम आगे भी पढ़ेंगे क्या करता है, यूट्रोफिकेशन करता है, ठीक है। याद रखना, हम इसको अभी करा देता हूँ थोड़ा सा क्या होता क्या है। वैसे हम करेंगे। नॉर्मल प्रोसेस क्या होता है कि जो भी बॉडी ऑफ वाटर है, ठीक है, वहां पे जब भी आप न्यूट्रिशियस वाटर जब इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, तो वहां पे एल्गी की ग्रोथ हो जाती है। एल्गी कौन सी? सियानोबैक्टीरिया। सियानोबैक्टीरिया क्लासिफिकेशन किस में आता है? यू बैक्टीरिया में। यू बैक्टीरिया इज अ पार्ट ऑफ मोनेरा, किंगडम मोनेरा, ठीक है। तो सियानोबैक्टीरिया जब इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, तो ये क्या होता है कि पानी में डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन को खा जाता है सारी की सारी, ठीक है। जब डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन खा जाएगा तो फिश क्या पिएगी? फिश क्या करेगी? फिर वो भी मर जाएगी, क्योंकि फिश को रेस्पिरेशन तो करनी है, रेस्पिरेशन ऑक्सीजन के बिना हो नहीं सकती, ठीक है। डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन का क्या मतलब होता है? अब जो पानी में है उसमें भी ऑक्सीजन होती है भैया। वाटर में भी ऑक्सीजन डिसॉल्व्ड होती है, बहुत कम होती है लेकिन होती जरूर है। जब डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन सारे का सारा बैक्टीरिया खा गया, तो फिश क्या खाएगी बेचारी? ये मर जाती है। जब ये मर जाती है तो इसको डीकंपोज करने के लिए डेट्रीवोर आएंगे, वो और ऑक्सीजन खाएंगे। जब वो भी ऑक्सीजन खा जाएंगे, तो बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, ये और काम करता रहता है, ये विशियस सर्कल्स इट गोज अराउंड। धीरे धीरे सारे वहां पे प्रजातियां खत्म हो जाती हैं, सिर्फ सियानोबैक्टीरिया ही वहां पे रह जाता है। सियानोबैक्टीरिया क्यों रहेगा? क्योंकि ये न्यूट्रिशियस लेक है। न्यूट्रिशियस लेक का मतलब क्या है? वहां पे बहुत सारा न्यूट्रिशन अवेलेबल है। एनपीके फर्टिलाइजर्स वहां पे जो भी आप डालते हो, दे ऑल आर वेरी हार्मफुल। या पोल्यूटेड वाटर्स होते हैं जहां पे आपने आप पेपर का, जो पेपर इंडस्ट्री होती है जो गंगा में सीधी की सीधी फेंकी जा रहे हो आप, ठीक है ना। तो वो सारे का सारा पोल्यूटेड वाटर होता है, जो एग्रीकल्चर रन ऑफ वाटर होता है। जब वो इकट्ठा होता है तो दैट गिव राइज टू दिस प्रोसेस, और इस प्रोसेस को बोला जाता है यूट्रोफिकेशन। अब बोलो सर, क्या यूट्रोफिकेशन बहुत माड़ा प्रोसेस है, नेगेटिव प्रोसेस है? नो, इट इज a natural process. when i will uh, when I will teach you what is basically pond ecosystem, pond ecosystem जब हम पढ़ेंगे, तब मैं आपको कराऊंगा भाई, ये एक नेचुरल सिस्टम था जिसको आपने जबरदस्त तरीके से उसका, अगर हम बोले तो एक्सप्लोइटेशन की है, उसका आपने मिस यूज किया है, उसको आपने मिस अप्रोप्रिएट किया है, और वो अब एबनॉर्मल बन चुका है। यूट्रोफिकेशन क्या होती है? नॉर्मल क्या होता है? पहले वो एक बॉडी होती है वाटर की, वाटर की बॉडी जब खड़ी हो जाती है उसको लेक बोलते हैं, तो उसमें कम न्यूट्रिशन होता है, गहराई ज्यादा होती है। धीरे धीरे क्या होता है, सेंचुरी, 100 200 300 साल में क्या होता है कि जानवर मरने शुरू हो जाते हैं। वहां पे जितने जानवर थे उनकी डेथ होएगी, वो नीचे जाके सेटल डाउन हो गए, मिट्टी बनाते हैं, ठीक है। तो उसकी गहराई कम होती रहती है, न्यूट्रिशन बढ़ता रहता है।
न्यूट्रिशन बढ़ेगा, एल्गी आएगा, एल्गी आएगा, सैप्रोफाइट्स आएंगे, सैप्रोफाइट्स आएंगे और ऑक्सीजन लेवल कम होएगा, ठीक है ना, ये सारा सर्कल बनता है। ये 200-300 साल में होता था नॉर्मली, इट वाज ए 200 टू 500 ईयर साइकिल। नॉर्मल छप्पड़ के बाद क्या बन जाएगा, वहां पे वो जमीन पूरी जाती है, छप्पड़ वाली जमीन दलदल बनेगी, दलदल भी जब पूरी हो जाएगी 100 साल बाद वो जमीन बन जाएगी। तो ये था प्रोसेस, ठीक है। हमने वही चीज एक्सेलरेट कर दी, ये चीज जो चेंज 200 से 500 साल में आनी थी वो हमने 50 साल में ले आए या 10 साल में ही ले आए हैं, इतना जरा बुरा हाल है। तो दिस इज व्हाट क्लाइमेट चेंज इज ऑल अबाउट। ओके, डन। तो यू नो साइनोबैक्टीरिया नाउ, ठीक है। दे आर ओफन फॉर्म्स, इसको एल्गा भी बोलते हैं, एल्गी, सियानोबैक्टीरिया को एल्गी भी बोलते हैं, हार फॉर एल्गी ब्लूम्स, ठीक है। दे ऑफन फॉर्म ब्लूम्स इन पोल्यूटेड वाटर बॉडीज, जो पोल्यूटेड वाटर बॉडीज होते हैं, जो छप्पड़ है, जो कहीं पट्टा पानी इकट्ठा हो रहा है, जहां पे बहुत गंदगी आ रही है, वो सारी की सारी कौन करता है, सियानोबैक्टीरिया, ठीक है जी। चल, ठीक है। जो कई जो होते हैं वो हेट्रोसाइट्स भी होते हैं, हेट्रोसिस्ट मतलब जो कि नाइट्रोजन को फिक्सेशन करते हैं, लाइक एनाबेना एंड नॉस्टॉक। क्या बोल रहे हो जी, एल्गी रेजिस्टेंस ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर बॉडी, रेजिस्टेंस थोड़ा होती है भाई एल्गी से, एल्गी तो ऑक्सीजन खत्म कर देते हैं, कंज्यूम कर लेते हैं। तो अगर कंज्यूम कर लेंगे तो मच्छियां बेचारी क्या खाएंगी, उनको भी तो ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है ना। तो वो नहीं कर पाती, वो मर जाती हैं, ये कंज्यूम कर लेते हैं ऑक्सीजन। डन। नेक्स्ट इज कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोफ्स, कीमोसिंथेटिक मतलब पता लग गया आपको, जो कि केमिकल से अपनी एनर्जी बनाते हैं, ठीक है, फोटोसिंथेसिस से नहीं लेकिन केमिकल से अपनी एनर्जी बनाते हैं। वो ऑक्सीडाइज किसको करते हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस लाइक अमोनिया हो गया, नाइट्रेट हो गया, नाइट्राइट्स हो गया, इनका यूज करके वो अपनी एटीपी एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, ये रिसाइकलिंग करने में हेल्प करते हैं, नाइट्रोजन की, सल्फर की, आयरन की, फॉस्फोरस। देखो, जब हम इकोसिस्टम पढ़ेंगे तब मैं आपको साइकिल्स भी कराऊंगा, लाइक फॉस्फोरस साइकिल, सल्फर साइकिल, आयरन साइकिल, ठीक है, कार्बन साइकिल, वाटर साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल। अब मैं बात करूंगा कि भाई किस तरह से यहाँ पे एक चीज होती है रेजर्वायर, ठीक है। रिजर्वायर होता है मतलब जहां पे वो चीज पड़ी है, फिक्स है, फिक्स्ड रेजर्वायर, ठीक है ना। जैसे कि क्यों बोला जाता है कि आप पेड़ उगाएं, पेड़ उगाने से क्या फायदा बताइए। एक बात बता दूं कि भाई यहां मान लिया कि ऑक्सीजन आएगी, मान लिया ऑक्सीजन आएगी, बट भाई रात को तो ऑक्सीजन चली भी तो जाएगी, वो रेस्पिरेशन नहीं करता, फिर क्या फायदा, हमें क्या फायदा है। आप सबको ग्लोबल वार्मिंग के बारे में पता है, वो बताने की जरूरत तो नहीं ना मेरे को, वो बात छोड़ो, वो बात छोड़ो। तो कार्बन डाइऑक्साइड का कंसेप्ट याद है ना सबको, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा है, तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करना है। कार्बन में भी अगर सिर्फ कार्बन को फिक्स कर दोगे तो डाइऑक्साइड तो, ऑक्सीजन तो अपने आप ही अच्छी बात है हमारे लिए। यू नीड टू फिक्स दिस थिंग, कार्बन। एंड हाउ कैन वी फिक्स कार्बन, दिस इज बायोरिमीडिएशन, ठीक है ना। हम पढ़ेंगे इसको जब मैं इकोसिस्टम के बारे में कराऊंगा, पोल्यूशन कंट्रोल में। वी नीड टू इवॉल्व आउट कार्बन 6, कार्बन रेजर्वायर्स। हमें कार्बन को रिजर्व कर में कार्बन को इस तरह से फिक्स करना है कि वो फिक्स हो जाए। नाउ हमने जितना भी ट्रीज के बारे में पढ़ा, ठीक है ना, ट्रीज के बारे में देखा, क्यों बोलते हैं ट्रीज उगाओ, ट्रीज आर द स्टोर हाउस ऑफ कार्बन, याद रखो हमेशा, कार्बन। क्यों कार्बन, कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में सुना, C6H12O6, ठीक है ना, दे आर द रेजर्वायर्स ना। रेजर्वायर क्या, अगर आप एक दरखत को आग लगाते हो, एक टहनी को, एक पत्ते को आग लगाते हो, वो आग लग जाती है उसको जल्दी, है ना, आग लगती है और क्या बन जाता है, कोयला। कोयला इज अनदर फॉर्म ऑफ कार्बन। कार्बन को गला ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आप करोगे तो क्या बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। समझ रहे हो, मैं चाहता हूं कि ये बढ़े ना, ये बढ़े ना, तो इसको स्टोर करने के लिए मेरे पास फ्रिज क्या है, रेजर्वायर क्या है, ट्रीज। तो दैट इज वाई वी
प्लांट मोर ट्रीज, नॉट टू जनरेट ऑक्सीजन, ये तो बचकानों वाला कंसेप्ट है, टू टू मेक टू फिक्स कार्बन रेजर्वायर, रेजर्वायर को बनाने के लिए, रेजर्वायर मतलब कार्बन सिंक को बनवाने के लिए, कार्बन सिंक्स होते हैं, सिंक कार्बन को जो इकट्ठा करते हैं। अब ये कार्बन जो एक बार ट्री में चला गया ना भाई, उसको तो अगर आप काटोगे और उसको जलाओगे तभी वो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, अदरवाइज वो ऐसे का ऐसा 400-500 साल के लिए फिक्स है। नॉर्मली जो बड़े बड़े दरख्त होते हैं वो 400-500 साल से बने हैं, फिक्स हो जाता है 400-500 साल के लिए। तो आपका कार्बन आपकी एयर से तो चला गया ना, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए जो कार्बन मेन कंपोनेंट है वो आपकी एयर से तो चला गया ना। दिस प्रोसेस वी विल फर्दर एनालिस, इसका नाम हम रखेंगे बाद में, दैट इज बायो रीमेडिएशन। तो थोड़ा आपका ऐसे भी चेंज हो जाएगा, अब भाई ये नहीं बोलोगे आप सर वी विल प्लांट मोर ट्रीज, दे विल गिव अस मोर ऑक्सीजन, वी विल से trees are the major carbon reservoirs, ठीक है ना। to by planting more trees we are fixing the carbon that is in the atmosphere, by fixing the carbon we are ultimately channelizing या we ultimately lessening the global climate change या ग्रीन हाउस इफेक्ट। समझ लग रहा है इतना क्या मैं बोल गया हूं कि मैं अंग्रेजी में बोल गया हूं ज्यादा कुछ, बताइए। ठीक है, गॉट इट। तो हम इसको और कार्बन सिंक्स के रूप में भी पढ़ते हैं। आपको तभी बोला जाता है कि भाई अमेज़न, आपको पढ़ा होगा अमेज़न के बारे में, अमेज़न आर द लंग्स ऑफ दिस अर्थ। सबसे बड़ी बात क्या होती है, क्योंकि वो कार्बन को स्टोर करके रखते हैं। ठीक है जी, डन, एवरीवन गॉट दिस। चलिए आगे चलते हैं। फुल ऑफ ट्रीज, यस यस यस, तो वी हैव डन दिस। ये हम तब भी पढ़ेंगे, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स वी विल डू when we start this, okay, ecology। हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया जो डिफरेंट, ये मोस्ट अबंडेंट बैक्टीरिया होते हैं, न्यू बैक्टीरिया होते हैं, मेजरली दे आर डीकंपोजर्स। हु आर डीकंपोजर्स? इनका एक और नाम भी हमने पढ़ा था सैप्रोफाइट्स, इनका एक और नाम भी पढ़ा था हमने डेट्रीवोर्स, डीकंपोजर्स। ये सारे एक ही थाली के चट्टे बट्टे। काम क्या करना, इन्होंने जो डेड ऑर्गेनिक मटेरियल है, डेड ऑर्गेनिक मतलब अगर कोई आपका जानवर मर जाता है या एक बंदा मर जाता है, वो ऑर्गेनिक है, हम सारे ऑर्गेनिक लाइफ बेस्ड फॉर्म्स हैं। एक एक प्लांट मर जाता है, तो ये सारे क्या है, ऑर्गेनिक लाइफ बेस्ड फॉर्म्स हैं। इनको डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर को तोड़ने का काम किसका होता है, डीकंपोजर्स का। दे आर प्राइमरी हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया, ठीक है, और यू बैक्टीरिया। डन, चलिए आगे चलते हैं फिर। आप सब इसको बहुत देखा होगा, इसने इसकी मैंने एग्जांपल भी दी हुई है, जैसे लैक्टोबैसिलस जो होता है, दही में, दही को जमाते हो, जब आप दही को जमाने के लिए आपको दूध को गर्म करना पड़ता है, फिर एक खट्टा चीज डालनी पड़ती है बीच में, वो खट्टी चीज का क्या मतलब होता है, लैक्टोबैसिलस डालना पड़ता है आपको बीच में। तो जब लैक्टोबैसिलस डालते हो वो ग्रो करके क्या बना देता है आपको, दही। एंटीबायोटिक्स भी बिल्कुल इसी प्रकार बनती है, पेनिसिलिन भी इसी प्रकार बनी थी, ठीक है। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग साहब जिसने कि पेनिसिलिन की खोज की थी, अगर आपको बोलो कि सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्कवरी जो हुई है इन द 1940 टू 50 इरा, या जिसने बहुत सारी जानें बचाई हैं वर्ल्ड वार 2 में, वो है पेनिसिलिन। क्योंकि पेनिसिलिन नहीं होने से पहले क्या था कि अगर किसी को एक छोटी सी चोट भी लग जाती है और वो ध्यान नहीं रखता है उसका, तो वो उसमें बहुत ज्यादा पस पड़ जाती थी, बहुत ज्यादा बुखार होता था और बंदा मर जाता था, ठीक है ना, जब वो लड़ाई करने जाता था। वंस जब एक बार एंटीबायोटिक्स का बना खेल, ठीक है, तो उसके बाद तो बैक्टीरिया को मारने का सस्ता और किफायती इलाज हमें मिला। एंड इट वाज एक्सीडेंटल डिस्कवरी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वाज डिस्कवरिंग समथिंग एल्स, वो कुछ और चीजें के लिए कर रहे थे, वो फंगस पे रिसर्च कर रहे थे, ठीक है ना। तो उन्होंने देखा कि कुछ और ही, मतलब कि पेट्री डिश में कुछ और ही पड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो ऐसा बैक्टीरिया को और फंगस ग्रो कर गया, ठीक है ना। वो ब्रेड थी, छुट्टी थी, मतलब संडे मंडे की ऐसे करके,
तो वो चले गए ऐसे करके, छोड़ के लैबोरेटरी में छोड़ के चले गए। और आपको पता है फंगस बहुत ज्यादा रेजिलियंट होता है, तो वो ब्रेड जो इन्होंने दी थी उस पे फंगस लग गया, इन्होंने उस पे बैक्टीरिया ग्रो किया हुआ था कुछ, ठीक है ना। तो बैक्टीरिया को मारने के लिए पेनिसिलिन की खोज, जो पेनिसिलिन जो थी वो फंगस ने दे दी, फंगस ने पेनिसिलिन बना दी, पेनिसिलिन ने बायोटिक्स को, जो जो बैक्टीरिया था उसको मार दिया, ठीक है, और फंगस लग गई वहां पे। तो इसने ऑब्जर्व किया कि ये मारने के लिए पेनिसिलिन कहाँ से बनी, उसने देखा कि फंगस ने बनाई। तो फंगस से पेनिसिलिन को एक्सट्रैक्ट करके पहली पेनिसिलिन की गोली बनाई गई थी, और उससे काफी फायदा हुआ था फिर, ठीक है ना। बट दैट वाज द इनिशियल स्टेज, अब तो हम बहुत आगे जा चुके हैं इन चीजों पे, ठीक है। चलो आगे चलते हैं हम। ये सारे जो कॉलरा है, टाइफाइड है, टेटनस है, सिट्रस कैंकर है, ये सारे के सारे बैक्टीरिया जो होते हैं, जो डिजीज कॉज करते हैं, ये सारे के सारे यू बैक्टीरिया है, कहाँ पे आते हैं, मोनेरा किंगडम में आते हैं, याद रखना, ठीक है जी। डन। सारे के सारे डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया, ठीक है। कुछ अच्छे भी हैं, कुछ माड़े भी हैं, वो आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। आगे चलते हैं। रिप्रोडक्शन में क्या होती है, इनकी रिप्रोडक्शन होती है बाय मेनली बाय फिशन। फिशन मतलब एक से दो में कन्वर्ट कर जाते हैं, आपको पता ही होगा, ठीक है ना, करवाया भी था पहले कि एक सेल दो में कन्वर्ट होता है, दो सेल चार में कन्वर्ट होता है। फिशन मतलब टूट जाता है, बीच में से टूट जाता है, तो बीच में टूट के क्या बना देता है, दो सेल बनाता है, डॉटर सेल्स, ठीक है जी। और खास करके जब ये अनफेवरेबल कंडीशंस होती हैं, कि ये किस में आता है, मोनेरा किंगडम में आता है, तो वो क्या करता है, जब भी अनफेवरेबल कंडीशंस होएंगी तो ये स्पोर्स बनाएगा हमेशा, ठीक है। स्पोर्स क्यों बनाता है, ताकि वो स्पोर्स जो है वो जाके सरवाइव कर पाए। स्पोर्स जो होते हैं उनकी वेजिटेटिव ग्रोथ, सॉरी इनकी जो आउटर कवरिंग होती है वो बहुत स्ट्रांग होती है, इसलिए वहां पे की जाती है, ठीक है। और जब फेवरेबल कंडीशन होएगी, एंडोस्पोरियस, तो वो जो फेवरेबल कंडीशन होएगी तब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, डीएनए ट्रांसफर करके, ठीक है। नाउ व्हाई बैक्टीरिया विल गो फॉर स्पोर एंड व्हाई बैक्टीरिया विल गो फॉर डीएनए ट्रांसफर या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने का क्या पता है, या फिशन, या व्हाई we need asexual mode of reproduction, what is the benefit of asexual reproduction and sexual reproduction, क्या क्या बेनिफिट है बताइए। if a bacteria is doing asexual reproduction, ठीक है, and a bacteria is doing sexual reproduction, what is the benefit of both, ठीक है। asexual में आपके पास आ जाएगा फिशन और स्पोर फॉर्मेशन, ये वेजिटेटिव स्पोर फॉर्मेशन। बहुत बढ़िया शिवम सेठी जी, बहुत बढ़िया। एवोल्यूशन के पर्सपेक्टिव से, ग्रोथ के नहीं, अगर आपको अडेप्टेशन करने के पर्सपेक्टिव से जाना है, ठीक है, तो यू विल गो फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दैट इज डीएनए ट्रांसफर, दैट इज म्यूटेशन, इसके थ्रू, ठीक है जी। लेकिन अगर सिर्फ आपको अपनी जनसंख्या बढ़ानी है, आपको अपनी कार्बन कॉपीज बनानी है, आपको दवाई दुई से कोई मतलब नहीं, जितनी मर्जी दवाई खा लो कोई टेंशन नहीं, अपना सिर्फ कार्बन कॉपीज करनी है आपको अपनी, तो यू विल गो फॉर फिशन। यहाँ पे म्यूटेशन नहीं होगा, डीएनए ट्रांसफर नहीं होगा, हेरिडिटरी कोई, अगर यहाँ पे इसमें जो पेरेंट सेल था, अगर उसमें कोई डिफेक्ट चलता आ रहा है तो वो सभी पे डिफेक्ट चलता आएगा। लेकिन जब वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा, तो अगर एक में डिफेक्ट भी आ गया है तो वो फैक्ट को आगे वीड आउट कर दिया जाएगा थ्रू द प्रोसेस ऑफ डीएनए म्यूटेशन। डीएनए म्यूटेट हो जाएगा और वो डिफेक्ट आपको दोबारा देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है जी। डन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये फर्क होता है, और ये मेन क्राइटेरिया होते हैं करने के लिए, ठीक है जी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया इज, या नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टाइप इज किंगडम प्रोटिस्टा। तो प्रोटिस्टा में आपका आता है, जो अभी किसी लड़की ने बोला था सच, पैरामीशियम कहा था, को याद है, पैरामीशियम इज बेसिकली हियर, प्रोटिस्टा में आता है, दैट इज यू कैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, ओके। इससे पहले प्रोटिस्टा में क्या थे, सारे के सारे प्रोकैरियोट्स थे,
प्रोकैरियोट्स भी दो तरह के पढ़े थे हमने, चाहे वो आर्की बैक्टीरिया हो चाहे वो यू बैक्टीरिया हो। सारे के सारे आर्की बैक्टीरिया जो होते हैं वो एक्सट्रीमोफाइल्स होते हैं, जो एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में रहते हैं। और जो सारे के सारे आपके यू बैक्टीरिया होते हैं वो आपके जो डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स मैंने आपको बताए थे, लाइक आप विब्रो, कॉलरा, स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोफाइलस, निमोनिया, ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, ठीक है, ट्रिपोनेमा पैलिडियम, ये सारे के सारे बैक्टीरिया जो आपने पढ़े हैं, ये सारे डिजीज कॉज करते हैं। ये सारे के सारे क्या है, आप यू बैक्टीरिया, ठीक है। क्या होता है सौरभ? बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल सोफिया जी, बिल्कुल सही बात। तो इट इंक्लूड सिंगल सेल्ड बट यूकैरियोट्स। याद है मैंने आपको एक प्रोटिस्टा का ऑर्गेनिज्म के बारे में बताया था, प्रोटिस्टा के बारे में, याद है, अमीबा के बारे में बताया था हमने। सिंगल सेल्ड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म विथ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज। ये सारा कुछ डेफिनेशन समझ आ रही है अब? क्या कौन कौन सी ऑर्गेनेलीज होंगी यहाँ पे? बताइए बताइए बताइए। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज आर माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, लगी समझ? माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, आरईआर, एसईआर, गोल्गी अपरेटस, वैक्यूल्स, ये सारे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गन, लाइसोसोम्स, ठीक है ना, पेरोक्सिसोम्स, ग्लाइऑक्सिसोम्स, सारे के सारे फूड वैक्यूल्स, दे ऑल आर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज, ठीक है, एक्सेप्ट राइबोसोम एंड प्लाज्मिड, ठीक है ना, ये याद रखना। Same, some have flagella and cilia also. Flagella and cilia are the characteristic features of prokaryotic organisms. पहले उसमें होते थे, लेकिन कुछ अभी भी हैं यूकैरियोट्स में भी, कईयों में पाए जाते हैं, बट ये प्राइडोमिनेटली आपको प्रोकैरियोटिक यानी कि मोनेरा किंगडम में देखने को मिलेंगे। एवरीवन गॉट दिस? चले आगे, चलिए। तो प्रोटिस्टा जो होते हैं खास करके ये एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। एक्वाटिक मतलब पानी में ज्यादा रहना पसंद करते हैं, ठीक है। इट इज अ लिंक बिटवीन विद प्लांट, एनिमल एंड फंजाई। ये देखो, ये डायग्राम दिख रहा है ना? ये प्रोकैरियोट्स हैं, ये यूकैरियोट्स हैं, यहां से ऊपर, ठीक है, ये जो लाइन लगी हुई है। प्रोकैरियोट और यूकैरियोट मिलके देखो क्या बना रहे हैं, और हाथ बन रहा है, देखो हाथ, एक उंगली से प्लांटी बन रहा है, एक उंगली से फंगस बन, एक उंगली से प्लांट बन रहा है आपका एनिमिलिया, और प्रोटिस्टा बीच में है। इट इज द कनेक्टिंग लिंक, बिल्कुल सही बोला सूफिया वली, ठीक है ना। तो ये एक कनेक्टिंग लिंक है, ये एक ऐसा जोड़ है जो दो चीजों को जोड़ता है, प्रोकैरियोट्स को यूकैरियोट से जोड़ता है। यूकैरियोट भी कौन से? हायर ऑर्डर यूकैरियोट्स लाइक प्लांट्स, फंगाई एंड एनिमल्स को, इनको जोड़ता है। कौन जोड़ता है? प्रोटिस्टा, सिंगल सेल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है ना, विद वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज, एंड इट इज द कनेक्टिंग लिंक, ठीक है ना। दे कैन प्रोड्यूस बोथ सेक्सुअली एंड एसेक्सुअली, ये हम पढ़ के आ चुके हैं, बोथ। इट इज सेम टू मोनेरा किंगडम। डन, मोनेरा में भी यही था, ये सेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यहाँ पे भी यही है, चले। बट ये मोस्टली एक्वाटिक इन ओरिजिन होते हैं। डन। नेक्स्ट इज दिस। तो प्रोटिस्टा में आगे अगर डेफिनेशन पढ़े, बहुत सारे प्रोटिस्टा होते हैं, उसमें होते हैं क्रिसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजेलेट्स, यूग्लिनॉइड्स, स्लाइम बॉल्स, प्रोटोजोआस। प्रोटोजोन के एग्जांपल बताइए, मैंने याद है, अमीबा, अमीबोइसिस, अमीबिक डायसेंट्री जिसको बोलते हैं, ठीक है ना, एंड अमीबा हिस्टोलिटिका जो डिजीज कॉज करता है। पढ़ा करो भाई, ये करवाया हुआ है आपको, मैंने डिजीज करवाए थे, मैंने कहा था ये भाई सब कुछ मैं नहीं कराऊंगा, कुछ अपने बारे में भी करो, ठीक है ना। एक और डिजीज बताओ जो कि दैट इज कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ, बहुत फेमस डिजीज है, बहुत बढ़िया शिवम सेठी जी। मलेरिया इज कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ, विच प्रोटोजोआ?
बताइए जल्दी। हेलो बेटा, आवाज सुनाई दे रही है? हेलो। हेलो। ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है, चलिए। प्लाज्मोडियम फैल्सिपरम, यस, प्लाज्मोडियम इज द एग्जांपल ऑफ दिस। ये किसी ऊपर बच्चे ने शायद ये भी लिखा था सर, ट्रिपो ट्राइपेनोसोमा गैम्बियनिस। बहुत बढ़िया एग्जांपल है सोफिया जी, बहुत बढ़िया सोफिया जी, बहुत बढ़िया। वो एक तरह का यूग्लिनॉइड है, ठीक है ना, ट्राइपेनो, जिसको स्लीपिंग सिकनेस भी बोला जाता है, याद रखना। स्लीपिंग सिकनेस वो इसकी एग्जांपल नहीं है, वो प्रोटिस्टा में नहीं आता स्लीपिंग सिकनेस, दैट इज इन यूग्लिनोइड्स, ठीक है ना। स्लीपिंग सिकनेस, इसको अफ्रीकन सिकनेस भी बोलते हैं, इसको सीसी सेसी फ्लाई से भी बनाया जाता है, ठीक है ना। सेसी फ्लाई इज द वेक्टर हियर, ठीक है ना, वो उसके काटने से आपको स्लीपिंग सिकनेस होती है, ठीक है। डन डन डन। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। तो वी शुड मूव फॉरवर्ड्स नाउ। नेक्स्ट स्लाइड इज बेसिकली योर क्रिसैथो क्राइसोफाइट्स। फाइट्स का मतलब जो प्लांट, फाइट्स का मतलब प्लांट्स होते हैं बेसिकली, जो प्लांट्स की तरह दिखते हैं, फ्रेश इन फ्रेश वाटर एंड मरीन ऑर्गेन एनवायरमेंट्स में पाए जाते हैं, फाउंड इन, ठीक है ना। माइक्रोस्कोपिक होते हैं, बहुत छोटे छोटे, जिसको फाइटोप्लैंक्टन्स भी बोला जाता है। प्लैंक्टन्स बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं बेटा, किसके लिए? क्योंकि ये आपका ओशन फूड चेन का प्राइम सोर्स है, ठीक है ना। अगर ये नहीं होंगे तो दे आर द की स्टोन स्पीसीज। अगर ये नहीं होंगे, देयर विल बी नो फिश, नो स्मॉल फिश, नो लार्ज फिश, नो लार्ज फिश, नो बड़ी लार्ज फिश भी नहीं आएगी, ठीक है ना। तो प्लैंक्टन्स जो होते हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स जिसका नाम रखा जाता है, ये एक तरह के क्या किस में आते हैं, यू सिंगुलर सेलुलर, यू सेलुलर, यू यूकैरियोटिक प्रोटिस्टा और किंगडम में आते हैं। ये आपके नदियों में, या नदियों में तो नहीं, आपके जो ओशंस में खास करके, और बहुत सारे लेक्स में भी ये पाए जाते हैं, ठीक है ना। फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं और मरीन वाटर में भी पाए जाते हैं। ये एक तरह से सोच लो कि छोटे-छोटे कण होते हैं, जिनको खाने के लिए छोटे वो और आते हैं, जिसका नाम होता है डाई एटम्स, आगे जाके हम पढ़ेंगे डाई एटम्स। उनको फिर और खाते, बड़ी मछली खाती है, उससे उससे बड़ी मछली खाती है, उससे बड़ी मछली खाती है। तो ये एक तरह के ओशन सिस्टम में ना, ओशन इकोसिस्टम में, दे आर जस्ट लाइक ट्रीज, दे आर जस्ट लाइक प्लांट्स, दे जस्ट लाइक ऑटोट्रॉफ्स। तो ओशन इकोसिस्टम में एक बार क्वेश्चन पूछा भी गया, तो ओशन इकोसिस्टम में ये एक तरह से क्या है, ये एक्वाटिक प्लांट्स की तरह बिल्कुल काम करते हैं, ठीक है जी, ठीक है। दे आर फोटोसिंथेटिक, मोस्ट ऑफ देम लाइक डाई एटम्स एंड गोल्डन एंगी, ठीक है। ट्राइपेनोसोमा आई थिंक यूग्लिनॉइड है, आई थिंक नॉट वेरी मच श्योर, आई थिंक दैट इज ए यूग्लिनॉइड। ट्राइपेसोना गैम्ब्यूसी, ट्राइपेनोसोमा गैम्ब्यूसी, गैबियंस बोलते हैं उसको, ब्रूसाई भी बोलते हैं, गैमियंस भी बोलते हैं। आई थिंक दैट इज ए काइंड ऑफ यूग्लिनॉइड, जहां तक मेरे को पता है। लेट मी फिर भी चेक करके बताना मेरे को क्या है ये। मेरे हिसाब से तो ये यूग्लिनॉइड है, इट डजंट कम्स अंडर प्रोटोजोआ, ठीक है। यूग्लिनॉइड, ये देखो, ये किया ना आपने,
ये वाला यूग्लिनॉइड है। प्रोटोजोआ डिफरेंट क्लास है इसकी, जिसमें अमीबा आता है, जिसमें पैरामीशियम आता है, सॉरी प्लाज्मोडियम आता है। प्लाज्मोडियम जो कि मच्छर के काटने से फैलता है, ठीक है। तो वो एक पैरासाइट की है एक तरह से, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं फिर। डाई एटम्स क्या होते हैं? डाई एटम्स होते हैं बिल्कुल इसी तरह होते हैं, they are the chief producers in the ocean system. So diatoms and phytoplanktons, they both are the chief producers in the ocean ecosystem. ठीक है जी, ये ओशन में ज्यादा पाए जाएंगे। देखो प्लैंक्टन्स आपको फ्रेश वाटर में भी मिल सकते हैं, लेकिन ये जो है डाई एटम्स है खास करके, ये आपको मिलेंगे खास करके कहाँ पे? ओशन में, मरीन वाटर में ज्यादा दिखते हैं डाई एटम्स। चले, तो इनकी सिलिशियस वाल होती है, ये क्या होती है? सेल वाल, थोड़ा सा उसमें सिलिका होता है और कुछ नहीं। आगे चलते हैं। द सेल वॉल वही डाइटोमेशियस होती है, यूज फॉर पॉलिशिंग, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स एंड सिरप। सिरप में भी इसका यूज किया जाता है, ठीक है। फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल के लिए भी डायटम्स का यूज किया जाता है। तो ये इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, ठीक है। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही करते हैं हम, बस ये खत्म कर लेते हैं, उसके बाद खत्म करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वी विल डू किंगडम, जो थर्ड किंगडम है वो कल करेंगे, ठीक है। मोस्टली मरीन एंड फोटोसिंथेटिक होते हैं ये डाइनोफ्लैजिलेट्स जो होते हैं, ठीक है। सेलुलोज प्लेट होते हैं, इस प्रकार से होते हैं सारे छोटे छोटे से। मेन पिगमेंट होता है ब्लू, ग्रीन और रेड भी हो सकता है डाइनोफ्लैजिलेट्स। तो ये प्लांट एक्वाटिक प्लांट्स की तरह एक किसी भी इकोसिस्टम में काम करते हैं, ठीक है। ये पैरामीशियम यूग्लिनॉइड्स हैं जैसे, ठीक है ना। तो इसमें फ्लैजेला भी होते हैं, जैसे एक काई बन रही है, आपको कभी खड़े पानी में वो कभी देखा होगा आपने, चिपचिपा सा होता है खड़ा हुआ पानी, है ना। तो वो जो खड़ा खड़ा स्लाइम है, स्लाइम जो है खास करके वो एक यूग्लिनॉइड की तरह होता है। यो यूग्लिनॉइड्स जो होते हैं सिंगल सेल्ड, वो ये ज्यादा बनाते हैं, ठीक है। ये देखो स्लाइम मोल्ड भी आपने देखा होगा, ठीक है। स्लाइम मोल्ड जो होते हैं, ये देखो पैरासिटिक प्रोटिस्टा, जो चिकनाहट सी होती है, काई सी होती है जो ऊपर वाली, ठीक है ना। द बॉडी मूव्स अलोंग द डिकेइंग ट्विग्स एंड लिविंग, ठीक है ना। ये हो गया। आगे चलते हैं स्लाइम मोल्ड्स के बाद, ठीक है ना। ये मोस्टली स्पोर फॉर्मेशन से होता है, इनका ग्रोथ जो होती है स्पोर फॉर्मेशन से होती है, ठीक है। बाकी प्रोटोजोआस होते हैं, प्रोटोजोआ हमने पढ़ा है, अमीबॉइड होते हैं, फ्लैजिलेटेड होते हैं, सिलिएटेड होते हैं, स्पोरोजोअन्स होते हैं। ये प्रीडेटर्स भी होते हैं, पैरासाइट्स भी होते हैं। प्रीडेटर्स मतलब खाने में भी, याद है मैंने अभी एग्जांपल बताई थी पोडोसाइट्स की, और मैंने कहा था कि अमीबा खा भी लेता है, इंजेस्ट कर जाता है। होलोजोइक इसमें न्यूट्रिशन होता है, होलोजोइक, जैसे हम खाते हैं वैसे ये भी खाता है। होलोजोइक न्यूट्रिशन को करता है, फॉलो इसलिए इसका नाम हेटरोट्रॉफ रखा हुआ है। ये दे आर द प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल, एनिमल्स यहीं से जनरेट होते हैं। इसके बाद हमारे पूर्वज ये थे, ठीक है ना। बहुत टाइम हमारे सेल्स के पूर्वज थे, हमारे नहीं, हमारे तो मंकीज ही थे, ठीक है। एमीबॉइड प्रोटोजोआ, यू ऑलरेडी नो दैट व्हाट काइंड ऑफ एमीबा क्या करता है। कोई डेफिनेट शेप नहीं होती इसकी, ठीक है ना। सेल बीच में होता है, बाकी कहीं से भी मुड़ सकता है, कहीं से भी इसका बीच बीच में जिगजैग पैटर्न होता है, ठीक है ना। पैरासाइट्स आपके बारे में पता है, एंटोबीबा हिस्टोलिटिका, ये जो है आपको फूड पॉइजनिंग भी करता है, हिस्टोलिटिका, एंटोबीबा हिस्टोलिटिका, ठीक है। एमीबॉयसिस जिसका नाम है वो कॉज करता है। डन। तो फ्लैजेटेड, ये देखो फ्लैजिलेट, ओके सॉरी सॉरी सॉरी, माय बैड। Trypanosoma, it's not a euglenoid, it is a kind of parasitic flagellated protozoa, ठीक है जी। My bad, that's a very good question कि Trypanosoma gambianase और Trypanosoma brucei, they cause sleepy sickness, ठीक है। इसको अफ्रीकन इलनेस भी बोला जाता है, that is caused by flagellated protozoa, ठीक है। It is a protozoa, not a euglenoid. I thought it was a euglenoid, ठीक है। सीलिएटेड में भी पता है, पैरामीशियम जो होता है वो सीलिएटेड यूग्लिनॉइड होता है, सॉरी प्रोटोजोआ होता है। ये सारे प्रोटोजोन्स आए, सिर्फ अमीबा ही नहीं होता है प्रोटोजोन में, बहुत सारे और ऑर्गेनिज्म भी आते हैं, जैसे पैरामीशियम हो गया, और अभी हमने देखा ट्रिपोनेमा हो गया। ये सारे हो गए कि प्रोटोजोन डिजीज है, गैबियनेस, ठीक है, स्लीपिंग सिकनेस।
और ये जो स्लीपिंग सिकनेस है, ध्यान से देखना, ये से फ्लाई में पाई जाती है। से फ्लाई, दैट इज अ वेक्टर फॉर दिस डिजीज। ठीक है, तो ये जो ट्राइपेनोसोमा होता है, ये इसमें ग्रो करता है पहले, और जब इसका काट के जब ये आदमी को कट जाती है, तो आदमी में ये साइकिल कंप्लीट करती है, जस्ट लाइक मलेरिया। ठीक है ना। चलिए, तो वी हैव डन मेजर थिंग्स अबाउट दिस। मलेरिया के बारे में तो हमें पता ही है, स्पोरोजोन के बारे में। ठीक है ना, मलेरिया प्रोटोजोआ से कॉज करता है, उसका क्या नाम है, प्लाज्मोडियम। ठीक है ना, वी हैव डन दिस। Next is the kingdom of fungi. So this we will start tomorrow. Okay. Thank you, Vito, for being such a patient class. So we will meet tomorrow. Okay. Bye bye. अब आप क्लास के लिए जाओ नेक्स्ट। ओके।